चलो ध्यान दो। कल तुम लोग को हम फिजिक्स बताए थे ना। फिजिक्स में जो 2 नंबरिया क्वेश्चन था, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 2022 के लिए, सब हम बता दिए ना। आज हम केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं, फिर बायोलॉजी बताएंगे। ये सीरीज अभी लगातार चलते रहेगा। आज केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर हिस्ट्री लेंगे, फिर ज्योग्राफी लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स लेंगे, फिर सिविक्स लेंगे। और संस्कृत का, हिंदी का तो ख़त्म है, ठीक है ना। और साइंस का 2 नंबरिया बता रहे हैं ना, 5 नंबरिया पहले ही बता दिए। उसका 3 ठो वीडियो बना हुआ है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। कहाँ तुम लोग को मिलेगा? तो प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है ना। वहाँ लिखा होगा सभी सब्जेक्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर उसमें लिखा होगा। उस पर क्लिक करेगा ना, सब मिल जाएगा, ठीक है। समझ तुम लोग आ गया ना, कहाँ जाके खोजना है। ऐसे उसका लिंक, ठीक है ना। VVI ऑब्जेक्टिव जो सब सब्जेक्ट का हम करवा चुके हैं, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो हम सभी सब्जेक्ट का करवा रहे हैं, उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और कल वाला जो वीडियो बताए थे फिजिक्स वाला, उसका डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तो वो सब जरूर देख लेना, ठीक है। काफ़ी काम करेगा तुम लोग को। और तुम लोग को पता है कि क्लास 10 का यहाँ सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, या मैथ हो, या हिंदी हो, या संस्कृत हो, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है तो वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो तुम लोग को मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा? मेरा फोटो पर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना, A to Z वीडियो मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और जो 9th में गया है उस स्टूडेंट को भी बताओ, 10 में जो जाएगा उसको भी बताओ, 11 12 सब स्टूडेंट को बताओ, सबका यहाँ पर पढ़ाई होता है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तुम लोग तो आराम से रजाई में घुसल होगा। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो आज हम केमिस्ट्री का 2 नंबर वाला करवा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और सब सब्जेक्ट खत्म है, तुम लोग को पता है। और साइंस में क्रैश कोर्स हम केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट का, बायोलॉजी में भी 3 सब्जेक्ट का, और फिजिक्स में भी 3 सब्जेक्ट का करवा चुके हैं, ठीक है। और तुम लोग जितना लाइक हो सके लाइक करो, शेयर करो, जितना लाइक नेक के लाइक होगा, शेयर जितना कर सकता है, शेयर होमच के करो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी करो जो नहीं किया है, ठीक है ना, बिल्कुल जो नया है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो 2 नंबर वाला है केमिस्ट्री वाला आज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चल देखिए, पहला क्वेश्चन है संतुलित करना। देखो, संतुलित करना अगर तुम लोग को अच्छी तरह से सीखना है, ठीक है ना, तो तुम लोग को जो है ना मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जो है केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें पार्ट 2 में, पार्ट 1 के पार्ट 2 में तुम लोग को मिल जाएगा संतुलित करना। हम काफ़ी अच्छी तरह से बता दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे क्रैश कोर्स जो चलाए थे उसमें भी हम संतुलित करना बताए थे, उसमें तो एक ही वीडियो में पूरा खत्म है ना। वो वाला जाके देख लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलो हम करवा देते हैं 1-2 गो, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वही करवाएंगे, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, अब तुम लोग इसका PDF नहीं मांगना, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लिखा होता है, अलग तरीका से लिखा होता है। क्वेश्चन आंसर हम अपना तरीका से बताते हैं जो बेस्ट होता है, ठीक है। तो इसका तुम फोटो खींच के तुम्हारे पास भेजने से कोई फायदा भी ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, जिसके पास BBD गेस पेपर है वो निकाल सकता है, जिसके पास ना है तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं वो सुनना है, ठीक है। तो बोल रहा है, एक पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यही है रे बंदर। तो चलो पहला क्या है, पहला अभिक्रिया मेरा क्या बोल रहा है क्या, सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या होगा, और उसके बाद इसको संतुलित करना है। तो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, यही हुआ ना। उसके बाद क्या है, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, बेरियम क्लोराइड। अभी कैसे लिखाया, तो इसका संयुक्ता 2 था तो 2 यहाँ चल गया, इसका संयुक्ता 2 था तो 2 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान, दोनों अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया तुम लोग को बताए थे, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये करेगा उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया करेगा। कैसे करेगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के आदान प्रदान होता है। दोनों यौगिक के आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप होने वाले अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताए थे ना। ऐसे तुम लोग को हम जब पढ़ा रहे थे तो तुम लोग मेरा बेसिक क्लास देखा होगा, तो बताते थे आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। ये प्लस ला जाएगा, कहेगा प्लस भाग, एक 2 फट देगा, ये भाग जाएगा। ये दोनों कर लेगा, प्लस और माइनस करेगा दोस्ती, क्या करेगा, तो हो जाएगा NaCl, बना लिया नमक। क्या बना लिया, NaCl यानी साधारण नमक। इसको तो मार के भगा दिया। ये कहेगा हमरा तो मार के भगा देनी, लेकिन तोरी वाला बच गलो, काना पर बैठ के
ये दोनों दोस्ती कर लेगा, क्या कर लेगा, चल हम दोनों दोस्ती कर ले, ये दोनों दिल टूट गए तो दोनों दोस्ती करेगा, क्या करेगा, दोनों दोस्ती करेगा तो हो जाएगा क्या है, ये हो जाएगा BaSO4। समझ तुम लोग आ गया, यानी बेरियम सल्फेट, बेरियम इसी को करना है संतुलित, इसे क्या करना है, संतुलित करना है। लेकिन एक अभिक्रिया और दिया हुआ है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, उसके बाद संतुलित करते हैं। एक अभिक्रिया और दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2 को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यही नहीं बोल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, पता है तुम लोग को, तुम लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं, बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो होता है CaOH का होल 2, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, ठीक है ना। अभी करेगा इससे अभिक्रिया तो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी चूना पत्थर बनाएगा, या इसी को बोलते हैं संगमरमर बोलते हैं, मार्मर बोलते हैं, खलिया बोलते हैं, चौक बोलते हैं, पता है तुम लोग को। और ये जो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके बनेगा जल, क्या बनेगा, जल बन गया ना। इसी को करना है संतुलित, क्या करना है, संतुलित मतलब होता है कि दोनों और प्रत्येक परमाणु के संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर दोनों और प्रत्येक परमाणु संख्या समान ना होगा, कोई एक अगर बिगड़ गया, कोई एक को अगर बिगड़ गया तो वो संतुलित होगा, क्या होगा, तो अभी ये वो संतुलित है, क्या है। चलो देखते हैं अब इसको। सोडियम यहाँ पर है 2 गो, क्या गो है संतुलित तुम लोग को देख लेना वहाँ पर जाके, ठीक है ना। संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित किसी को कहते हैं तो आगे संख्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, आगे लिखते हैं, नीचे ऊपर नहीं लिखते हैं, आगे। तो सोडियम 2 गो, तो यहाँ पर सोडियम क्या गो, 1 गो, बिगड़ गया ना, तो कहेंगे सोडियम तो 2 गो हो जाए, तो 2 यहाँ दे दे, सोडियम हो गया 2 गो, हो गया। सोडियम को सुधार दिए, मार के सुधार दिए ना। अब यहाँ देखते सल्फर के गो यहाँ पर है 1 गो, इधर सल्फर के गो है 1 गो, अच्छा है, सल्फर पहले सुधरल है, अच्छा लड़का है ना। अब देखते हैं ऑक्सीजन के गो है 4 गो, अरे गधा, ऑक्सीजन 4 गो, तो इधर भी ऑक्सीजन के गो है, ऑक्सीजन भी अच्छा है, ऑक्सीजन भी अच्छा है ना। फिर देखते हैं बेरियम, तो बेरियम यहाँ पर के गो, 1 गो, यहाँ भी बेरियम के गो, अच्छा बात है। क्लोरीन यहाँ पर के गो, 2 गो, क्लोरीन यहाँ पर के गो, 2 गो। आगे जो रहता है उस सबका, उस पर सबका हिस्सा होता है, पता है ना। तो संतुलित है, हो गया। खाली यहाँ 2 लगाए, एक थाप दिए, सुधर गया। किसी को 5-6 थप्पड़ देते तब सुधरता है, एक के थाप में क्या हुआ, सुधर गया ना, सुधर गया। और तुम लोग को लात के जबता है, तुम लोग थप्पड़ से कहाँ, लात से सुधरता है। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब इसको संतुलित करना है, इसको संतुलित तो देखते हैं पहले ये संतुलित है कि यहाँ ध्यान दे। कैल्शियम के गो 1 गो, तो कैल्शियम के गो 1 गो, ऑक्सीजन के गो 2 गो, तो ऑक्सीजन यहाँ पर के गो, अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर ऑक्सीजन के गो है 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन के गो है, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, फिर ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर तो इधर भी 4 होना चाहिए। देखो है ऑक्सीजन 3 गो और 1 गो, 4 गो। हाइड्रोजन के गो 2 गो, इधर हाइड्रोजन के गो, ये तो पहले से सुधरल है। इसका देखा इधर से पहले डर गया, बोला हम पहले से सुधरल लियो, इसको एक थप्पड़ दिए, इधर से बोला हम पहले सुधरल लियो, हमारा संतुलित नहीं कर, यानी पहले संतुलित है। तो कभी कभी इस तरह ये पूछ देता है, संतुलित है तुमको दे देगा, अब बोलेगा संतुलित करो, तो पहले संतुलित रहेगा तो लिख देना ये पहले से संतुलित है। समझ तुमको आ गया, इसको संतुलित करने की जरूरत पड़ा। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। संतुलित जो अभी तक नहीं समझा है वो जाके मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जो है जो पढ़ाए थे फाउंडेशन वाला पूरा डिटेल से, उसमें पार्ट 2 देख लेना, समझ आ जाएगा। या क्रेश कोर्स में भी देखेगा तो उसमें भी समझ आ जाएगा, ठीक है। और तुम लोग सब्सक्राइब कर, जितना हो सके उतना शेयर कर, ठीक है ना। लाइक एक ही करना है, ठीक है, और जितना हो सकता है उतना शेयर कर, ठीक है। 9th वाला 10 वाला 11 वाला 12 वाला करो तुम लोग लड़ाई में गुस्सा है, यहाँ ठंडी में पढ़ा रहे हैं, बेहुदा शेयर ना होता तुम लोग से। चलिए यहाँ ध्यान दे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखिए, यही नहीं बोल रहा है। तब विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब कोई, देख यहाँ पर, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से क्या करे, तत्व को विस्थापित कर दे, क्या कर दे, उससे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ना। और विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ प्रकार नहीं पूछा है, जो पूछेगा वही बताना है, समझ आ गया ना। बाबू का नाम पूछेगा तो खाली बाबू का नाम बताना है, समझ आ गया ना। दादाजी का नाम पूछेगा, दादाजी का नाम बताना है, ये नहीं कि पूछा बाबू नाम आता है, बाबू नामा ई है, हमारा नामा ई है, दादा का नामा ई है, सबके नाम बताने नहीं लगना। जो पूछेगा सिर्फ वही बताना है, अच्छा आंसर देने का वही तरीका है।
तो बोल रहा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो लिखना है विस्थापन, एक तरफ क्या लिख देना है, लिखना है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। एक तरफ लिखना है विस्थापन, तो उनको बताया था अंतर कैसे लिखते हैं। लिखना है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ लिखना है विस्थापन, क्या लिखना है, विस्थापन। एक तरफ लिखना है द्विविस्थापन। समझ आ गया ना। तो लिखना है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। और 2 नंबर के ज़्यादा बड़ा थोड़ा लिखना है, क्योंकि अभी हमको एग्जाम्पल भी देना है। यहाँ बोल रहा है कि इन अभिक्रिया के समीकरण को भी लिखे, यही नहीं बोल रहा है। तो बोलना है जब कोई विस्थापन बता रहे हैं, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ तो कहा गया। अगर एगो को भगाएगा तो एकल विस्थापन, और दूदू को कहेगा कि हम तोर जगह पर बैठियो, हम तोर जगह पर बैठ जाइयो, तो हमारे जगह पर बैठियो, तो हो जाएगा द्विविस्थापन। 2 कुर्सी लगल है, उठ के अदला बदली कर दिया कुर्सी, तो क्या हुआ, द्विविस्थापन। एक कुर्सी लगल है, को आया भगा दिया उसको, आपने बैठ गया, तो एकल विस्थापन। पता है ना। अब यहाँ बोल रहा है द्विविस्थापन किसे कहते हैं। तो द्विविस्थापन में लिखना है इधर पट्टी, जब आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप नया यौगिक का निर्माण होता है, तो उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल तुम लोग को एगो लिखल है ना, लिखल है एक एग्जाम्पल लिखल है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, एकल वाला। क्या लिख देते हैं, एकल वाला लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर लिख दिए क्या यहाँ पर मान लो लिख दिए हम Na+ZnCl2, सोडियम में जा रहा पावरफुल, इसके पास जाएगा, कहेगा जिंक तू भाग जो है, तो उठा पटक दो, तो जिंक तो ये दोनों क्या कर लेगा, सोडियम कर लेगा क्लोरीन से दोस्ती, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या मेरा, तो हो जाएगा NaCl, नमक बना लिया। बेचारा जिंक को कोई नहीं मिला, ये बेचारा बगल में बैठ के टुकुर ताकते रहेगा, तो ये हो गया विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। कैसा विस्थापन अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन हुआ है। कोई दिक्कत है तो यही एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल यहाँ लिखल है करता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखल है ना, लिख देना है। चलो अगला इंपॉर्टेंट है क्या, बोल रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। एक ही वीडियो में जितना भी है पूरा अभी हम खत्म करेंगे। सब फिजिक्स किए थे ना, उसी प्रकार केमिस्ट्री का पूरा खत्म करेंगे, जितना भी 2 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बोल रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बोल रहा है जब लोहे की कील है, लोहे का कील है, ठीक है ना, तो लोहे का कील है, ठीक है, लोहा का कील है, कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी CuSO4 के विलयन को लिखते हैं एक्यू। पता है ना, एक्यू मतलब एक्वस, ह्यूमर यानी विलयन, जलीय विलयन, है ना। तो इससे अभिक्रिया कराने पर इसका रंग कहाँ बदल जाता है, कहाँ बदलने का पता चल रहा है, क्योंकि लोहा क्या है, धातु, तो प्लस, यहाँ माइनस, ये लोहा जाएगा, मारेगा कॉपर को धक्का, क्या करेगा, कॉपर को कहेगा भाग तुम, हम दोस्ती करबो एक रात से, और लोहा जाएगा इससे दोस्ती कर लेगा, तो हो जाएगा FeSO4। बेचारा कॉपर टुकुर बैठ के ताकते रहेगा मुँह। तो पहले था कॉपर सल्फेट, अब बन गया दूसरा पदार्थ, अब बन गया फेरस सल्फेट, तो रंग बदलना फिक्स है, नहीं बदलना है। अरे रंग बदलना है कि नहीं, जैसे तुम लोग पान खाता है, तो पाना अभी कैसे ऐसे रखा है, जब उसको चुबा के मिला देता है तो सब रिएक्शन करता है, रंग बदल जाता है ना। तो तुम लोग क्या बोलता है, खाते हैं पान, उगलते हैं खून उगलता है, अभी खून उगलवा दे, मारेंगे थप्पड़ तो खून उगलेगा, तो वही हो गया। तो यहाँ बोल रहा है क्या, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग। तो यहाँ पर लिखना है क्या, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या हो गया, कॉपर विस्थापित हो जाता है और नया पदार्थ फेरस सल्फेट बनता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। क्या बोलना है, बोलना है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है और नया पदार्थ फेरस सल्फेट बनता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। समझ तुमने कहा गया। और जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल इस तरह कोनो एग्जाम्पल दे देगा, कोई भी पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में सोडियम डालने पर या कुछ और डालने पर, तो उसी तरह लिखना है। एगो एग्जाम्पल बता दिए ना। अगर ये नहीं पूछे कोई दूसरा चीज़ पूछ ले तो उसी तरह लिखना है। यहाँ लोहा रहेगा तो लोहा के बारे में लिखेंगे, जिंक रहेगा तो जिंक के बारे में लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ जिंक सल्फेट है, क्या है, तो बोलेंगे जिंक सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर जिंक विस्थापित हो जाता है। यहाँ बोले तो कॉपर विस्थापित हो जाता है, उसमें बोलेंगे जिंक विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ रहेगा सिल्वर नाइट्रेट तो बोलेंगे सिल्वर विस्थापित हो जाता है। समझ तो कहा गया ना। तो बोलने का तरीका एक ही है, समझ आ गया ना। चलो
अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। ये तो हम काफ़ी बार तुम लोग को बताएं ना, बताएं। दवाई ले रहे हो तो खांसी ठीक ना हो रहा है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ध्यान दो, वैसा अभिक्रिया हम जो बोल रहे हैं वैसे लिखना है। किताब में किस तरह लिखा है उससे मतलब ना है, किताब वाला लिखेगा तो कम नंबर मिलेगा, अपना तरीका ही लिखना है। क्या बोल रहे हैं, और तुम लोग को जब हिस्ट्री बताएंगे तो उसमें तो 2 नंबरिया लिख देता है, हाथी इतना बड़ा लिख देता है ना, लिख देता है, तो उसमें उतना बड़ा नहीं लिखना है 2 नंबर में। 2 नंबर में 5 से 6 लाइन काफ़ी हो गया, कभी कभी 3 लाइन काफ़ी हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, उभय विस्थापन क्या था, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं, यही है ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, कट नहीं जाए, मेमोरी फुल होगा तो कट जाएगा। क्या बोलना है, तो लिखना है वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे पेंदी में बैठ जाता है या नीचे बैठ जाता है, उसे देखा यहाँ पर, उसे अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया, इतना लिखेगा, फिर इसको एक एग्जाम्पल आराम से दे देना है। क्या बोले थे, बोलेगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलना वैसा अभिक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेप कहा जाता है, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उदाहरण देकर समझाएं, तो उदाहरण में इसको भी दे सकता है, उदाहरण में इसको भी दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, तो बताओ, यहाँ पर ठोस पदार्थ जो है ना, ये बेरियम जो है ये हो जाएगा ठोस पदार्थ, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, तो ये भी एग्जाम्पल दे सकता है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, और अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है ना वो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी होता है, पता है ना, क्योंकि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है। यहाँ पर तत्वों का आदान प्रदान हुआ है, ये यहाँ आया है तो ये यहाँ पर गया है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। अगर तुम लोग को अवक्षेपण अभिक्रिया देना है तो इस तरह भी दे सकता है, इस तरह भी दे सकता है। क्या, सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराएंगे किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से, तो प्लस माइनस, ये प्लस ला जाएगा, इसको मार के भगाएगा, इससे दोस्ती करेगा दोस्ती, तो हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा मेरा NaNO3। अब ये दोनों बोलेगा ये दोनों बोलेगा चल हम दोनों दोस्ती कर रही है, ये दोनों तो दोस्ती करिए लड़को, चल हम दोनों दोस्ती कर रही है, तो हो जाएगा AgCl। क्या हो जाएगा, AgCl। आज चांदी ठोस होता है, चांदी क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए विलयन में नीचे बैठ जाएगा तो तीर नीचे देंगे तो बन गया अवक्षेप, तो इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया को पहचानने का सिंपल नियम है, तीरा रहेगा नीचे दे ले, तीरा जहाँ नीचे दे ले यानी नीचे हम जाकर पेंदिया में बैठ गया, पेट हो गया भारी तो नीचे जाकर बैठ गया, तो क्या होगा अवक्षेपण, क्या होगा। अच्छा बोलेगा ये काहे ना बैठा, ये तो सोडियम है, तो पानी में घुल जाएगा ना, यहाँ पर नमक है तो पानी में घुल जाएगा ना, ये तो घुल जाएगा, ये तो बैठेगा ना, समझ तुम लोग आ गया। तो दो एग्जाम्पल दे दिए हैं, सबसे फेमस एग्जाम्पल तुम्हारा ये है, ठीक है ना। चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है, बोल रहा है वियोजन एवं संयोजन अभिक्रिया, तो काफ़ी ईजी है ना। वियोजन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें, या वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब अवघटन, वियोजन मतलब विघटन, बताए थे ना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सिंपल बताना है, क्या वैसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ, एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक में बट जाता हो, उसे वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया कहा जाता है। हो गया, क्या बोले थे, वियोजन या विघटन या अवघटन अभिक्रिया, जब एक बड़ा यौगिक, ठीक है ना, या एक बड़ा अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ में बट जाता है, तो उसे वियोजन या विघटन या अवघटन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ, सरल यौगिक या सरल पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का, एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता हो, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दोनों का एक एग्जाम्पल देना है, कगो तो एग्जाम्पल में क्या देना है, यहाँ पर लिख दे C+O2, तो हो गया CO2, हो गया। तो यहाँ छोटा छोटा था
मिल के बड़ा हो गया तो ये हो गया संयोजन। ये क्या हो गया? अब वियोजन में CaCO3 एगो है, टूटकर यहाँ हो जाएगा CaO, गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो CaO + CO2, तो यहाँ बड़का था छोटका में बदल गया तो ये हो गया विघटन या अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। समझ तुम लोग आया? तो एग्जाम्पल इसके भारी है कुछ की, H2 + O2 तो बन जाएगा H2O, तो संयोजन अभिक्रिया ना हुआ। चलो अगला अगला इंपॉर्टेंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तो जानबे करता है, तो काफ़ी ईजी है। ऊष्माक्षेपी नहीं जानता है? ऊष्माक्षेपी यार बोलेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है या किसे कहते हैं, बता सकता है ना? बोलेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो बोलेगा वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पन्न होता हो, ऊष्मा का उत्पन्न होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का नाश होता हो, यानी ऊष्मा घट जाता हो, ऊष्मा का नाश होता हो, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऐसे लिख देगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? तो पहले देख क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यह नहीं पूछ रहा है। तो अभी हम तुरंत बताए थे तुम लोग को, जब संतुलित कर रहे थे बताए थे ना, बोलेंगे वैसा रासायनिक, अरे यहाँ पर बोला वैसा रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है यानी किसे कहते हैं हम बता रहे हैं। तो बोलना वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर मतलब समझ रहा है ना, अभिकारक और प्रतिफल, समझ रहा है ना? तो जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत है? फिर बोल रहे हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आप पूछेगा वो संतुलित किसे कहते हैं, पूछा ना गया लेकिन बता देते हैं। और संतुलित किसे कहते हैं? तो समान नहीं हो खाली बोल देंगे, क्या बोल देंगे? जहाँ बोले थे समान हो वहाँ बोलेंगे समान नहीं हो। समझ तो लोग आ गया। अब बोल रहा है क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो बोलना है क्या बोलना है? तो देखिए यहाँ पर लिखना है कि चूँकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, हम बता रहे हैं क्या समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, हम ये बता रहे हैं ना। तो लिखना है चूँकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो नया पदार्थ का निर्माण होता है, ना तो नया, देखें यहाँ पर, ना तो नया पदार्थ का निर्माण होता है, ना तो नाश होता है, दोनों और द्रव्यमान नियत होता है। द्रव्यमान क्या होता है? नियत होता है। द्रव्यमान दोनों ओर सेम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान सेम होता है, ठीक है ना। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है कि दोनों ओर समान हो जाए, दोनों ओर क्या हो जाए? समान। जैसे देखिए यहाँ पर है H2, यहाँ पर है O2, यहाँ पर हो गया H2O। इसका द्रव्यमान ले 2, इसका द्रव्यमान 16, 16 दूनी 32, 32 और 2 34, इतना ना होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर समझ तुम लोग, हाइड्रोजन का कितना है पहले देखिए यहाँ पर, अभी संतुलित ना हो ले, हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 द्रव्यमान। कितना हो गया? 18। कितना हो गया? दोनों बराबर हुआ, द्रव्यमान बराबर नहीं हुआ ना। लेकिन हम जानते हैं कि जब समीकरण को यहाँ जाने, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो न तो नया पदार्थ बनता है, न तो नया पदार्थ, न तो कोई पदार्थ का नाश होता है, बल्कि वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। और द्रव्यमान भी संरक्षण होता है। द्रव्यमान भी क्या होता है? संरक्षण होता है। लेकिन द्रव्यमान यहाँ संरक्षण नहीं होले, इसलिए समीकरण को हमको संतुलित करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलेगा नया पदार्थ तो बनता है, यहाँ पर गैस था, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ जल बन गया तो नया पदार्थ नहीं बना। नया पदार्थ नहीं बना। नया पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पर कुछ अलग से आ जाए। जैसे मान लो यहाँ पर अलग से आ जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन कहाँ से आ गया? यहाँ क्लोरीन तो था ही ना, यहाँ क्लोरीन कहाँ से आ गया? आएगा तो कभी ना आएगा, इस तरह ना होता है। इस तरह तो इसको करना पड़ेगा संतुलित। क्या करना पड़ेगा? संतुलित। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो। तो ऑक्सीजन को कर देंगे 2 गो, तो आगे देंगे 2, तो ऑक्सीजन हो गया 2। ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन यहाँ पर अगर 4 गो, यहाँ है 2 गो, तो इसको कहेंगे तुम भी 2 गो हो जाए। अब खुश है ना? तो कहेगा हाँ खुश है। तो अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। तो अब कितना हो जाएगा? 4। तो 32 से 4 36। इधर भी देख, इधर भी 36 होगा। हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ क्या होगा? 4 गो।
ऑक्सीजन क्या हो गया 2 गो, तो 1 के 16, 2 के 32, इधर भी हो गया 36 हो गया। इसलिए हम संतुलित करते हैं, समझ आ गया। तो बोलेगा रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो बोलना है क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो पदार्थ का नाश होता है ना तो पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना, और उसका द्रव्यमान संरक्षण रहता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। समझ तो लोग आ गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट जो है इतना में खत्म हो गया इंपॉर्टेंट, खैर छूटना नहीं रहा है। पूछेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण दे। तो प्रतिस्थापन तो बताइए दिए थे ना, बताए थे। अरे प्रतिस्थापन है विस्थापन बताए थे ना, वही लिखना है, प्रतिस्थापन बोले या विस्थापन बोले, ठीक है ना। जब किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक के एक तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी लिखा दिए, नहीं लिखा दिए, तो सिंपल है, समझ तो लोग आ गया ना। अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखो यहाँ पर इवला देख ले, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो सिंपल बात है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होता है। उसमें क्या होता है, मुक्त होता है। हम लोग देखो हवा छोड़ रहा है ना, नाक के सामने हवा ले जा और उसको छोड़ हवा या मुहावला हवा फूक, गर्म निकलता है ना, तो इधर से ठंडा हवा जा रहा है, उधर से गर्म हवा निकल रहा है, तो ऊष्मा मुक्त हुआ ना, ऊष्मा मुक्त ना हुआ, इसलिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है। तो लिखना है, क्या लिखना है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो लिखना है चूंकि, क्या लिखना है, चूंकि श्वसन के फलस्वरूप ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है, जिससे ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होगा, इसका अपघटन होगा, तो बनेगा क्या CO2 + H2O+ ऊर्जा बनेगा, और ऊर्जा बनेगा तो गर्मी तो मिलबे करेगा, तो लिख देना इधर उष्मा, क्या लिख देना है, उष्मा लिख देना है। इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। समझ तो आ गया ना, क्या लिखना है अब हम बता रहे हैं। लिखना है क्योंकि श्वसन के फलस्वरूप हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 H2O ऊर्जा और साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण करता है। इसलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें जितना बड़ा लिखा है उस तरह नहीं लिखना है, इसी तरह जिस तरह बोले हैं आरिब्लैक्ट रिएक्शन में दिखा देना है। समझ तो आ गया, रिएक्शन में दिखा देना है, क्या बोले थे, फिर हम बोल लेते हैं। लिखना है चूँकि श्वसन के फलस्वरूप हमारे कोशिकाएं में उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 H2O ऊर्जा तथा साथ ही साथ ऊष्मा का निर्माण करता है। इसलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया तुम लोग को। चलो अगला देख, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला देख ले, बहुत बार पूछा गया था। वायु में क्या बोल रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है ना। देख क्या होता है पता है, मैग्नीशियम रिबन को साफ नहीं करेगा तो उस पर क्या होगा, परत जम जाता है। क्या होता है, वायु के संपर्क में जैसे आएगा ना तो उस पर एगो परत जम जाएगा। जैसे तुम लोग किचड़वा में चल जाते हो, किचड़वा तुम्हारा शरीर पर नहीं जम जाता है, किचड़वा में एक बार गिर जाए कदवा में तो परत लग जाता है ना ठो। उसी प्रकार मैग्नीशियम जब वायु के संपर्क में आता है तो उस पर एगो परत जम जाता है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत। और जब उसको साफ नहीं करके ऐसे जलाएंगे तो जलबे नहीं करेगा, जलेगा क्या, नहीं जलेगा, क्योंकि उस पर एगो अवरोधक के रूप में परत जम गया है, ठीक है ना। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले, मैग्नीशियम के फीता को जलाने से पहले उसे पहले साफ किया जाता है कि परतवा हट जाए, आराम से जल जाए। समझ तुमने कहा यार, तो वही यहाँ बोल रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में आने पर, नम वायु के संपर्क में, नम मतलब समझ रहा है जिसमें जलवाष्प की मात्रा ओजोन वायु में, तो नम वायु के संपर्क में आने पर उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है।
परत जम जाता है जो उसे जलाने पर अवरोधक के रूप में कार्य करता है, अवरोधक के रूप में कार्य करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। समझ तुम लोग आ गया? क्या लिखना है? लिखना है मैग्नीशियम नम वायु के संपर्क में आने से उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है जो उसे जलाने पर अवरोधक के रूप में कार्य करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। समझ आ गया तुम लोग को? चलो आगे भाग। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर हो जाए अम्ल छाल तथा लवण में, अम्ल छाल तथा लवण में, ठीक है ना। अम्ल छाल तथा लवण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसी में पढ़े थे विरंजक चूर्ण, इसी में पढ़े थे खाने वाला सोडा, इसी में पढ़े थे धोने वाला सोडा, नहीं पढ़े थे? इसी में हम पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़े थे ना, इसी में पढ़े थे जिप्सम पढ़े थे ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो देखिए यहाँ तुम लोग को हम कुछ लिखा देते हैं, डायरेक्ट मिटा दे, तुम लोग को हम कुछ लिखा देते हैं जो डायरेक्ट पूछ देता है तुम लोग को। देख यहाँ पर पूछेगा क्या, ए बंदर पूछेगा खाने वाला सोडा, क्या पूछेगा? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, तो खाने के बाद क्या करते हैं? बाय करते हैं ना, तो हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने वाला सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। या इसी को बोलते हैं जब इसमें टार्टेरिक अम्ल मिला देते हैं, ठीक है ना, तो यही बन जाता है बेकिंग सोडा। क्या बन जाता है? यानी बेकिंग सोडा का सूत्र भी यही होता है, ठीक है ना। उसके बाद धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोने वाला, तो धोने वाला सोडा क्या बोलते हैं? तो कहेंगे हाइड्रोजन को बोलेंगे भाग, हाइड्रोजन को बोलेंगे, कहेंगे तुम भाग, यहाँ लगा दे दू, क्या लगा दे, तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसमें जल का 10 गो अणु होता है, जल का 10 गो अणु होता है, बताए थे तुम लोग को। फिर तुम लोग को बताए थे विरंजक चूर्ण, क्या बताए थे? विरंजक चूर्ण या इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इससे दूषित जल को शुद्ध किया जाता है। इसका सूत्र होता है क्या? CaOCl2 बताए थे, या CaOCl × Cl बताए थे, दोनों सही है, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग को बताए थे जिप्सम, क्या बताए थे? जिप्सम, डायरेक्ट इस सब आ जाएगा। तो जिप्सम का सूत्र बताए थे क्या? CaSO4 × 2H2O यानी जल का 2 अणु, जल का 2 अणु। फिर तुम लोग को बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से दर्शन करना है वो अपना टंगड़िया तोड़ ले, दर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताए थे क्या? तो बताए थे CaSO4 × ½ H2O। तुम बोलेगा हम ही ना लिखेंगे, तो इसमें 200 गुना करते, इसमें भी 200 गुना करेंगे, तो हो जाएगा CaSO4 का होल 2, 200 गुना किए ना, तो इसमें भी 200 गुना करते, 2 2 31, तो हो जाएगा H2O। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा तुम लोग को देखने मिलेगा ये वाला, ये लिखा हुआ ज़्यादा मिलेगा, समझ आ गया ना। इसी को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब आधा, हेमी मतलब आधा, हेमी हाइड्रेट, समझ तुम लोग आ गया। तो धोने वाला खाने वाला सोडा को बोलते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है यहाँ डाले कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, सूत्रबाई हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र होता है क्या? जिप्सम का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट और जल का 2 अणु, जल का, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। समझ आ गया तुम लोग को? चलो अब यहाँ पर बोल रहा है क्या? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। देखिए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ यानी CaSO4 × ½ H2O को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो फिर बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, यानी बन जाएगा CaSO4 × 2H2O बन जाएगा। यही लिखने बोल रहा था, समझ तुम लोग आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो फिर जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, समझ तुम लोग आ गया ना। और हिंदी में लिख देना है, एक लाइन लिख देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है?
अगला इंपॉर्टेंट है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। सब लोग जानता है कि धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो H2 गैस निकलेगा, नहीं निकलेगा रे। जैसे मान लो यहाँ ले लिए क्या Zn+HCl, तो जाएगा, ये दोनों दोस्ती करेगा, जिंक और क्लोरीन दोस्ती करेगा, ZnCl2 हो जाएगा, बेचारा हाइड्रोजन मुँह टाकते रहेगा पीछे में बैठ के, तो कौन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। कौन गैस निकला, हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया ना। तो वही बोल रहा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, तो सामान्यतः हाइड्रोजन। तो लिखना है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। अरे उदाहरण देना है तो उदाहरण दे देना है, समझ आ गया ना, बस यही। अब बोल रहा है इसको जाँच कैसे करेंगे, तो जाँच तुम लोग को नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो अगला इंपॉर्टेंट है तुम लोग का, अगला इंपॉर्टेंट है 10 नंबर, पीतल एवं तांबे। पीतल एवं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीतल एवं तांबे, पीतल एवं तांबे के बर्तन। अब थोड़ा मौसम साफ हो रहा है ना, अब थोड़ा हम गोर लगते होंगे ना। देखा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों क्यों नहीं रखना चाहिए। बोल रहा है पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों नहीं रखा जाना। तो सिंपल बात है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखेंगे, तो लिखना है चूँकि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ को इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए चूँकि दही या खट्टा पदार्थ उसमें उपस्थित धातु से अभिक्रिया करके विषैला पदार्थ का निर्माण करता है, विषैला पदार्थ का निर्माण करता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टा या दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाना चाहिए। इतना लिखने को भारी बात है, क्या बोले थे, लिखना है चूँकि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टा पदार्थ को इसलिए नहीं रखना चाहिए चूँकि दही या खट्टा पदार्थ उस धातु में दही या खट्टा पदार्थ पीतल या एवं तांबे में उपस्थित धातु से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ का निर्माण करता है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। बस हो गया, समझ तुमने कहा आया, बहुत बार पूछा गया। अगला इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, तुम लोग उदास मत रहा, तुम लोग शेयर कर, ठीक है ना। उदास कंबल में घुस जाएगा, देखते रहेगा, शेयर भी कर तुम लोग कमलेश से, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए। क्या बोल रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो काफ़ी ईजी है, काफ़ी बताए थे, नहीं बताए थे। ये आएगा तो इसे छोड़ना थोड़ा है, बोलना है क्या, जब अम्ल और भस्म, भस्म नहीं बोलेंगे तो क्षार, भस्म नहीं बोलेंगे तो क्षार कैसे कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है, बताए थे ना। तो जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। समझ तो लोग आया, फिर बोल देते हैं, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हम 2 बार बोले तो तुम लोग भी 2 बार नहीं लिख देना। इससे पहले हम 5 बार बोले तो तुम लोग 5 बार नहीं लिख देना। नहीं बोले थे अम्ल एवं छाल तो तुम लोग भी अम्ल एवं छाल नहीं लिख देना, ठीक है ना। तो जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अब लिखना है उदाहरण, क्या लिखना है, उदाहरण तो तुम लोग ऐसे जानता हो, 2 अम्ल एवं क्षार का भी उदाहरण नहीं दे सकता है। अम्ल एवं क्षार को पहचानने नियम तुम लोग बता दिए ना, तो 2 एग्जाम्पल खरीद देना है। तो चलो मान लो ले लिए हम क्षार ले लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल ले लिए HCl प्लस ला जाएगा, कहेगा A- दोस्ती कर, कहेगा ठीक हम दोनों दोस्त, तो NaCl अभी दोनों बोलेगा चल हम भी दोनों दोस्ती कर ले, हम दोनों मुँह की देखते रहेंगे, तो जल बन जाएगा जल, क्या बन जाएगा जल, तो बन गया लवण, क्या बना लवण, क्या बना जल। यहाँ लिख देना है क्या क्षार, क्या लिखना है क्षार या भस्म, और यहाँ लिख देना है अम्ल। अभिक्रिया कर लिया तो बन गया क्या लवण एवं जल। बस एक एग्जाम्पल हो गया ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना है तो लिख दे कुछ भी। चलो यहाँ पर मान लो लिख दिया हम KOH, यहाँ पर यह लिख दे या कोई दूसरा से लिख दे, मान लो लिख दिया H2SO4, ये हो गया मेरा OH है तो भस्म, क्या हो गया भस्म यानी क्षार, यहाँ पर क्या हो गया मेरा अम्ल, क्या हो गया अम्ल। अभिक्रिया कर रहा है, आगे प्लस पीछे माइनस, ये ला जाएगा, कहेगा माइनस दोस्ती कर, प्लस ला जाएगा माइनस को बोलेगा दोस्ती कर, तो कहेगा हम दोनों दोस्त, तो K2SO4
अभी दोनों बोलेगा हम दोनों मुँह ताकते की रहेंगे, दोनों बोलेगा कि हम दोनों मुँह ना ताकेंगे, दोनों चल मिल जाते हैं, बन जाता है जल। क्या बन जाते हैं? जल बन गया। कि हो गया लबन, ये हो गया लबन और ये हो गया जल। तो एग्जाम्पल लिखने को भारी बात है। एग्जाम्पल तुम लोग कितना बताए थे, समझ आ गया। चलो अगला अगला इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे और इसका उपयोग बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र नहीं बताए थे, एक ही बतैले सूत्रबा बतैले है ना, दोनों लिख देता अच्छा बात है ना, तो कोनो एक लिख दे, समझ आ गया ना। तो लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है, या CaSO4 का होल 2 × H2O होता है। बस हो गया। अब बोल रहा है इसका उपयोग, इसका उपयोग तुमने बतावे किए थे। इसका उपयोग अस्पताल में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में किया जाता है। एक उपयोग हो गया। तुम लोगों को कैसे किया जाता है देखना है तो अगला टंगड़िया तोड़ होते हैं, जाके देख लेना कैसे किया जाता है, ठीक है। तो क्या पहला उपयोग क्या बताए थे? पहला उपयोग बताए थे इसका उपयोग अस्पताल में टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए पट्टी के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग मूर्ति का, ठीक है ना, जो सीमेंटवा से मूर्ति नहीं देखता है, सीमेंटवा से जो मूर्ति होता है, तो मूर्ति बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 2 नंबर का है, ज़्यादा बड़ा थोड़ा लिखना है, यहाँ पर लिख दिया रामायण पूरा लिख दिया, रामायण महाभारत नहीं लिखना है, 2 नंबर में बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलो अगला बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें। अरे पगल भाई यहाँ लिखिए दिए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखें। तो लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 × 12H2O होता है। फिर बोल रहा है यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है, तो बताइए कि यहाँ नहीं बताया तुम लोग को कैसे बनाया जाता है, या कैसे बनाया जाता है, तो बताए थे। जब जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समझ आ गया? क्या बोले थे? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अब जो बोले थे उसको उसी को लिख देना है। तो जिप्सम क्या है? CaSO4 × 2H2O को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो बन जाएगा CaSO4 × 12H2O। बस इसी को लिख दिया, जो बोले तो लिख दिया, बस हो गया। समझ तो नहीं आया, 2 नंबर मिल जाएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, समीकरण दे और उसका उपयोग बताएं। तो ब्लीचिंग पाउडर तुम लोग को नहीं बताए थे क्या? जब देख यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, पहले जो पूछेगा उसी को लिखना है। समझ तुमने कहा गया ना, पहले तुम्हारा नाम पूछा है तो तुम्हें अपना नाम लिखना है, बाबूजी नाम पूछेगा तो बाबू जी लिखना है, इन्हें के पहले बाबू को बता देंगे, तुम अपना बताना ना, जो पूछेगा पहले उसी को। तो पहले पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, फिर समीकरण दे तो फिर समीकरण देना है, फिर इसका उपयोग तो उपयोग लिखना है। समझ तुम लोग आ गया? तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया तो बताए थे, जब शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर, 40 डिग्री सेल्सियस तप्त मतलब गर्म, तो गर्म कर जब उससे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बस अब इसको समीकरण देना है, क्या देना है? समझ तुम लोग आ गया? क्या बोले थे? शुष्क बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर जब उससे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। अब समीकरण लिखना है, क्या लिखना है? तो क्या जो बोले थे उसी को लिखना है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 हो गया को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर, 40 डिग्री सेल्सियस गर्म कर, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 ई लिख दे, 2 को बताए थे, ई भी लिखेगा तब भी सही या ई भी लिखेगा तब भी सही, Cl × Cl Cl2 हो गया ना। तो क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। तो यहाँ लिख देना, इसको यहाँ लिख देना हिंदिया में शुष्क बुझा हुआ
चूना, यहाँ लिख देना है क्लोरीन गैस और यहाँ लिख देना है विरंजक चूर्ण, बस हो गया। समझ तुमने कहा आया। अब बोल रहा है इसका उपयोग, इसका तो इसका बताइए क्या उपयोग। इसका उपयोग दूषित जल को शुद्ध करने में किया जाता है। फिर इसका उपयोग क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है, बताए थे। फिर बताया था इसका उपयोग कपड़े एवं कागज़ को विरंजित करने में किया जाता है, यानी कपड़ा एवं कागज़ में अगर रंग लगे तो उसको उड़ाने में, यानी कपड़े एवं कागज़ को विरंजित करने में किया जाता है। बस इतना लिखेगा काफ़ी बड़ा हो गया ना, हो गया। 5 नंबरिया में भी आ सकता है। समझ आ गया तुम लोग को। चलो अगला अगला इंपॉर्टेंट क्या है बता रहा है। जो बोले थे इसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट है। जितना बताया था अभी हम चैप्टर नंबर 2 से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ तो कहा गया ना। चलो अगला देखो। अब तुम लोग जब तक हम इधर खोए रहे तुम लोग शेयर कर पगलबा है, टुकुर टुकुर देखते रहेगा। अगर धोने वाला सोडा नहीं बताए थे, धोने वाला सोडा NaSCO3 पूछेगा इसका उपयोग, तो इसका उपयोग नहीं जानता है। कपड़ा आदि को धोने में, कपड़ा को धोने में नहीं करते हैं, करते हैं। अरे तो धोने वाला सोडा यानी Na2CO3 पूछेगा इसका उपयोग, तो क्या बोलेगा, बोलेगा इसका उपयोग कपड़े आदि को धोने में किया जाता है। आदि मतलब समझना कि जो आदि घर हम खाते हैं उन्हें, कपड़े आदि मतलब कपड़ा के अलावा और बहुत चीज़ धोने में इसका उपयोग करते हैं। फिर इसका उपयोग करते हैं क्या, तो समुद्र खारा जल को शुद्ध करने में किया जाता है। फिर इसका उपयोग करते हैं कहाँ पर, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में धोने वाला जल का प्रयोग किया जाता है। वही सब लिखना है। समझ तो कहा गया। तो धोने वाला इसको बनाते कौन विधि द्वारा, तो अमोनिया साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि के द्वारा कैसे बनाते जानवे करता है। चल अगला देख, अगला पहुँच धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु में पहुँच। धातु एवं अधातु में बोल रहा है खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखो, खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखो, यही नहीं बोल रहा है। तो खनिज एवं अयस्क में अंतर लिखो। तो देख चल यहाँ ध्यान दे कैसे लिखना है, अंतर तुम लोग को बता रही है कैसे लिखना है। लिखना है खनिज एवं अयस्क में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ तीर ऐसे मारना है, ऐसे पार देना है, इधर लिखना है खनिज, इधर लिखना है अयस्क। अब अंतर लिखना है कि खनिज किसे कहते हैं वो लिख दे, और अयस्क किसे कहते हैं वो लिख दे। पहला अंतर यही हो जाएगा, यानी दोनों की परिभाषा लिख दे, पहला अंतर यही हो जाएगा। तो क्या लिखना है, लिखना है पृथ्वी के भूपटपटी से, यानी पृथ्वी से प्राप्त होने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहा जाता है। समझ तो कहा गया। या लिखना है पृथ्वी के खादान से प्राप्त होने वाले धातु युक्त पदार्थ को खनिज कहा जाता है। समझ तो कहा गया। अयस्क किसे कहते हैं, तो वैसा खनिज जिससे आसानी पूर्वक और कम खर्च में धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहा जाता है। समझ तो कहा गया। यानी आमदनी क्या बोल रहे हैं, आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी, यानी आमदनी ज़्यादा हो और खर्चा बहुत कम हो तब है अयस्क। क्या है, आमदनी अगर अठन्नी हो खर्चा अगर रुपया हो जाता है उसको अयस्क बोलेंगे ना। निकाले में अगर ज़्यादा खर्चा हो जाए पैसा तो उसको अयस्क बोलेंगे ना, उसको खनिजे कहेंगे। तुम खनिजे है। अभी लोहा जो जम्मू में सोना जो मिला था वो अभी क्या है, खनिज। क्या है, क्योंकि उसको निकालने में भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इसलिए ना निकाल रहे हैं। जब उसको टेक्नोलॉजी आ जाएगा आसानी से निकाल लेंगे, और या खोद के निकाल लेंगे और सबका नाक कान बना देगा। चलिए यहाँ ध्यान दे, समझ गया। दूसरा अंतर में क्या लिखना है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। और इधर पटे फिर लिखना है लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क खनिज होता है। समझ तो लोग आ गया। 2 नंबर क्या है, 2 अंतर काफ़ी है। समझ तो लोग आ गया ना, बस इतना लिखना है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है बोल रहा है क्या, चलो ये देख लेते हैं। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होगा, तो सिंपल बात है जो हम बताए थे क्या होगा। तब
तो विस्थापन होगा। जिंक जाएगा, आयरन बोलेगा भाग, मारेगा तो थप्पड़, आयरन भगा देगा, विस्थापन होगा। किसका विस्थापन होगा? लोहा का विस्थापन होगा, आयरन का विस्थापन होगा। ये सब पूछेगा तो सब काफ़ी ईजी है, इस समय ना घबराना, ठीक है ना। बोल रहा जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा? ये जिंक जाएगा, कहेगा ये लोहा भाग, लोहा को भगा देगा, कहेगा हम दोनों दोस्त, यानी ZnSO4, और लोहा बेचारा टुकुर टुकुर इधर ताकते रहेगा। तो बोलेगा क्या होगा? तो सिंपल लिखना है कि जिंक को फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर जिंक के द्वारा लोहा का विस्थापन होता है, लोहा का विस्थापन होता है। और एग्जाम्पल भाई ये दिखा देना है, बस हो गया, कोई भारी बात है? इस तरह पूछा तो लिख देगा ना। चलो अगला, चलो ये भी देख लेते हैं। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण तो बताए थे कि क्या यहाँ पर एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण तो बताए थे, एनोडीकरण क्या है पता है? तो बताए थे धातु के द्वारा स्वयं अपने चारों ओर ऑक्साइड का परत बना लेना, यानी सुरक्षा कवच बना लेना, एनोडीकरण कहा जाता है। और यह गुण सिर्फ एल्युमिनियम में पाया जाता है। एल्युमिनियम में पाया, तुमने देखना घर में जो एल्युमिनियम रखा होगा उस पर एक परत चढ़ जाएगा, ठीक है ना, और उसको जंग लगने से बचाएगा, जंग लगने से, ठीक है ना। तो एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो लिखना है जब हम एल्युमिनियम को खुले वायु में छोड़ देते हैं, जैसे लोहा को खुला वायु में छोड़ देते हैं तो पानी के संपर्क में आने पर क्या होता है? और हवा के संपर्क में आने पर जंग लग जाता है। लेकिन एल्युमिनियम को खुला वायु में छोड़ देंगे तो लिखना है जब एल्युमिनियम को खुला वायु में छोड़ देते हैं तो उस पर एल्युमिनियम के ऑक्साइड, तो वो यहाँ इस तरह लिखना है, जब एल्युमिनियम को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो वह वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है, जो उसे जंग लगने से यानी संक्षारण से बचाता है। इसी प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहा जाता है, या इसी प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। इतना बड़ा लिखा है, इतना बड़ा नहीं लिखना है, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला, ये सब तो सिंपल है। पूछेगा लोहे में जंग लगने के बचाने का 2 उपाय, तो नहीं बता देगा। अरे कितने उपाय बताए थे ना, पेंट करके बताए थे, जस्तीकरण विधि द्वारा बताए थे, पेंट करके जस्तीकरण विधि के द्वारा बताए थे। फिर तुम लोग बताए थे मिश्र धातु बनाकर बताए थे, नहीं बताए थे? तो वही सब लिख देना है। तो 2 बोल रहा है, जितना लिखना है लिख सकता है। चलो अगला इंपॉर्टेंट है, ये लिख देना। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। 2 गो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना है। समझ तुम लोग आ गया? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो बोलना उभयधर्मी, उभय मतलब एक से अधिक गुण रखने वाला, उभय मतलब 2 गुण रखने वाला, और धर्मी यानी 2 धर्म को मानने वाला। समझ तुम लोग आ गया? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? तो बोलना वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं भस्म दोनों का गुण पाया जाता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया? कोई भारी बात है लिखना, क्या बोलना है? अगर पूछते हैं भारी बात है लिख रहा तो कहता हाँ ले रह जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान ले, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो बोलना है वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल एवं भस्म दोनों का गुण पाया जाता हो, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम्पल पूछा है, लिखना है 2-3 को, तो लिख देना है। उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम क्या रखना है? एक तो याद रखना है Al2O3, यह उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी इसमें अम्ल एवं भस्म का गुण दोनों पाया जाता है। समझ आ गया ना? अगर इसके पास आ जाएगा अम्ल, क्या आ जाएगा? अम्ल, तो ये बोलेगा हम यो भस्म, क्या बोलेगा? हम हियो भस्म। अगर इसके पास आ गया भस्म, क्या आ गया? तो बोलेगा अब हम यो अम्ल, क्या यो अम्ल। समझ तो लोग आ गया? तो एक ठो याद रखना, एक ठो ZnO, ये दोनों एकदम याद रखना है। Al2O3 और जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, समझ आया तुम लोग को? अगला
चल अगला देख, 22 नंबर प्रश्न में पहुँच। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखें। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखें। भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखें। सल्फाइड अयस्कों के लिए इन दोनों में से किस प्रक्रम का उपयोग होता है और क्यों होता है? तो तुम लोग को भर्जन और निस्तापन में अंतर हम बताए थे काफ़ी बार, नहीं बताए थे? बताए थे रे। लिखना है भर्जन और निस्तापन में निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ लिखना है भर्जन, एक तरफ लिखना है निस्तापन। बीच में देना है बाउंड्री, बीच में देना है बाउंड्री। समझ आ गया ना? लिखना है भर्जन तो लिखना है क्या लिखना है? तो भर्जन में, भर्जन में तो लिखना है भर्जन लिख देना है। लिखना है इसमें, क्या लिखना है? इसमें, इसमें ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में अयस्क को काफ़ी उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है ना? और उसे धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। इसे ही भर्जन कहा जाता है। निस्तापन में क्या करते हैं? तो इसमें अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। इसे ही निस्तापन कहा जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, भर्जन कैसा करते हैं? तो भर्जन करता है उसका जिसके पास ऑक्सीजन ना हो। जिसके पास ऑक्सीजन, तो किसके पास ऑक्सीजन ना होता है? तो सल्फाइड अयस्क के पास ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे ZnS, PbH, HgH, समझ आ गया ना? तो यहाँ सल्फाइड अयस्क, एस है तो क्या है? सल्फाइड अयस्क। तो लिखना है दूसरा अंतर में लिखना है कि सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। और निस्तापन तरफ लिखना है कि कार्बोनेट अयस्क का, सल्फोनेट अयस्क का, ऑक्साइड अयस्क का निस्तापन किया जाता है। समझ तुम लोग आ गया? बस हो गया। 2 नंबर में ज़्यादा नहीं लिखना है। समझ आया रे? पहले क्या बताए थे? लिखना है अंतर, लिख देना है ना? लिखना है भर्जन तो लिखना है इसमें अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। कब तक गर्म करेंगे पता है? हम गलने नहीं देना, इतना धिपाना है कि उसको गलने नहीं देना है। द्रव्यमांक से कम ताप पर, द्रव्यमांक से धिपाते रहना, लेकिन गलने नहीं देना है। छटपटा रहा तो मरने तुमको नहीं देना है। इतना मैं मारेंगे खाली छटपटा, क्या कर, खाली छटपटा, लेकिन मरना ना है, ठीक है ना? समझ आ गया ना? तो गलने नहीं देना है। तो क्या बोलना है? भर्जन में लिखना है, भर्जन में लिखना है क्या कि इसमें अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। और निस्तापन में लिखना है इसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और धातु ऑक्साइड में बदलते हैं। फिर भर्जन में लिखना है क्या? इसमें सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। और निस्तापन में लिखना है कार्बोनेट अयस्क, सल्फोनेट अयस्क, ऑक्साइड अयस्क का भर्जन किया, निस्तापन किया जाता है। समझ आ गया? बस अगला अब बोल रहा है क्या? सल्फाइड अयस्क के लिए इन दोनों में से किस प्रक्रम का उपयोग करते हैं? तो बता दिए थे सल्फाइड अयस्क के लिए भर्जन प्रक्रम का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है और इसको ऑक्साइड में बदलना है ना। तो लिखना है चूँकि इसको ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए, इसको धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए इसका भर्जन किया जाता है। समझ तुम लोग आ गया? चलो अगला अगला इंपॉर्टेंट तुम्हारा है गर्म जल का टैंक। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का, ऐसे देखिए यहाँ पर देखो पूछा गया सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फैन प्लवन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। बताए थे ना? तो फैन प्लवन विधि तुम लोग को बताए थे ना? नहीं बताए थे? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फैन प्लवन विधि के द्वारा। बताए थे ना? डायरेक्ट उनको जो टीम पूछ देगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सा विधि के द्वारा किया जाता है? तो फैन प्लवन के विधि के द्वारा। तो यहाँ बोल रहा है क्या? सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फैन प्लवन विधि का संक्षेप में वर्णन करें। तो बताइए कि किए थे कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फैन प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब इसमें कैसे किया जाता है? तो लिखना है इसमें, क्या लिखना है? इसमें कैसे करते हैं? तो इसमें सल्फाइड अयस्क को पानी तथा टारपीन के तेल के विलयन में सल्फाइड अयस्क को डाल देते हैं। सल्फाइड अयस्क को पीस के डाल देते हैं और फिर इसमें पाइप के द्वारा
हवा छोड़ा जाता है, हवा छोड़ा जाता है, जिससे क्या, जब हवा छोड़ेंगे पानी में तो बुलबुला छोड़ेगा, तो क्या होगा, सब मिल जाएगा। और जब मिलेगा तो जो सल्फाइड अयस्क है ना, ये क्या होगा, फैन के साथ ऊपर आ जाएगा, फैन के साथ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको हम छाक कर बाहर कर लेंगे, छान कर बाहर करके सुखा लेंगे, ठीक है ना, जिससे हमको सांद्रित सल्फाइड अयस्क प्राप्त होगा। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला क्या है, अगला है गर्म जल का टैंक बनाने में, गर्म जल का टैंक, तो बोला गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, तांबे का प्रयोग, परंतु इस्पात का नहीं। इसका कारण बताएं, इसका कारण बताना है। तो सिंपल तुम लोग को बताना है क्या, तो क्या करना है, टंकी बनाना है, कौन, गर्म करने के लिए। तो गर्म करने के लिए कौन टंकी बनाएंगे, जो जल्दी तुरंत गर्म हो जाए, जो तुरंत गर्म हो जाए उसी ने बनाएंगे। तो लिखना है क्या, लिखना है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्या, इस्पात के तुलना में, इस्पात के तुलना में तांबे का उपयोग किया जाता है। क्यों, तो लिखना है क्योंकि तांबे उष्मा का अच्छा सुचालक है, उष्मा का अच्छा, यानी जितना देर में इस्पात गर्म होगा ना, उससे पहले तांबा गर्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो जो जल्दी गर्म होगा अच्छा बात नहीं है, जल्दी गर्म होगा तो पानी भी जल्दी गर्म होगा। तो लिखना है क्या, लिखना है चूँकि इस्पात के तुलना में, इस्पात के तुलना में तांबा उष्मा का अच्छा सुचालक है, अच्छा सुचालक है, जिससे तांबे बहुत जल्द गर्म हो जाता है, बहुत जल्द गर्म हो जाता है। और पानी भी क्या होता है, बहुत जल्द गर्म हो जाता है, और हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। सिंपल बात है, जल्दी गर्म हो जाएगा तो कम में हमको आगे देना पड़ेगा, यानी कम ऊर्जा देना पड़ेगा। बस इतना ही लिखना है। समझ तो लोग आ गया, समझ आ गया रे। तो यहाँ पूछा गया था गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात यानी मिश्र धातु का, लोहे का मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण क्या है, तो बताइए दिए थे कि तांबे के तुलना में, तांबे के तुलना में, तांबे के तुलना में, सॉरी तांबे की तुलना में बोल दिए, इस्पात के तुलना में, इस्पात की तुलना में तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी तांबा इस्पात की तुलना में बहुत जल्दी से, आसानी से गर्म हो जाता है, आसानी से गर्म हो जाता है, जिससे पानी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और हमें काफ़ी ऊर्जा का बचत हो जाता है। इसलिए तांबे के तुलना, इस्पात के तुलना में गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला इम्पोर्टेंट, अगला इंपॉर्टेंट में तुम लोग लिख कर देना है क्या, धातु क्रम क्या है, धातु क्रम, ठीक है ना। इसका विभिन्न चरणों को लिखे, तो यहाँ जो लिखा हुआ उस तरह लिखना है, ठीक है ना। धातु क्रम क्या है, धातु क्रम क्या है, धातु क्रम क्या है, यही पूछ रहा है। तो लिखना है धातु क्रम क्या है, तो लिखना है क्या, धातु क्रम क्या है, पूछ रहा है ना। तो लिखना है धातु क्रम वह विधि है, धातु क्रम वह विधि है, धातु क्रम वह विधि है जिसमें अयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है। क्या बोलना है, धातु क्रम क्या है पूछ रहा है, तो लिख रहा है धातु क्रम वह विधि है जिससे अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, उसे धातु क्रम कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। अब बोला धातु क्रम का क्या क्या विधि है, तो तुम लोग को पढ़ाए थे हम, जब धातु में पढ़ाए थे, धातु क्रम में पहला विधि क्या बताए थे, पहला बताए थे लिखना धातु क्रम का निम्नलिखित चरण होता है, निम्नलिखित अंतर यहाँ पूछ रहा है, लिखना धातु क्रम का निम्नलिखित चरण होता है, यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने में हमको निम्नलिखित चरण से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो लिखना धातु क्रम का निम्नलिखित चरण होता है। पहला 1 नंबर अयस्क का सांद्रण, अयस्क का न बताए थे तुम लोग को, बताए थे ना। तो पहला लिखना अयस्क का सांद्रण, बता दिया ना। अयस्क के सांद्रण में तुम लोग को बहुत सारा विधि लिखाए थे, लिखाए थे फैन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि लिखाए थे, फिर लिखाए थे गुरुत्वाकर्षण विधि लिखाए थे, तो बहुत सारा विधि लिखाए थे। तो उसमें विधि ना लिखना है, लिखना है पहला विधि में क्या लिखना है, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। दूसरा लिखना है सांदरित अयस्क का, सांदरित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। दूसरा विधि, दूसरा चरण क्या हुआ, तो दूसरा चरण मेरा हुआ सांदरित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। और धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो भर्जन या निस्थापन के द्वारा करते हैं ना। तीसरा लिखना है, तीसरा लिखना है धातु के ऑक्साइड का अवकरण। क्या लिखना है, धातु के ऑक्साइड का अवकरण। अवकरण कैसे करता है, कार्बन देख के, कार्बन से जब अवकरण करते हैं धातु प्राप्त हो जाता है, होता है, लेकिन धातु जो प्राप्त हुआ अभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो चौथा लिखना है क्या, चौथा लिखना है, चौथा लिखना है
धातु शोधन, धातु शोधन, धातु शोधन। और जब धातु शोधन कर देते हैं तो हमको लगभग 98-99% धातु हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है ना। धातु शोधन कैसे करते हैं तो करंट बात देखे बताए थे ना, एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, बताए थे ना। तो बस 4 विधि लिखना है। पहले क्या लिखना है, अयस्क का सांद्रण। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा लिखना है अपकरण, तीसरा लिखना है अपकरण। और चौथा लिखना है धातु शोधन। समझ तुम लोग आ गया, बस हो गया। अगला बोल रहा है क्या, अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है। अच्छा एक तो तुम लोग को पूछेगा, इसमें नहीं दिया है ए बंदर, तुम लोग को पूछेगा कि जस्तीकरण क्या है, जस्तीकरण तो बता देगा ना। और जस्तीकरण क्या है पूछेगा, बता देगा न बताएगा। जस्तीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। तो तुम लोग को पूछेगा जस्तीकरण क्या है, यानी गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो बोलना है जस्तीकरण क्या है। तो धातु के परत पर, धातु के परत पर, धातु के परत पर जस्ता का परत चढ़ा देना, ठीक है ना। धातु पर, धातु पर जस्ता का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को पूछेगा जस्तीकरण किसे कहा जाता है, तो क्या बोलना है लिखना है धातु पर, धातु पर जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण या इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। समझ तो आ गया। कैसे चढ़ाते हैं, तो धातु का अथी जस्ता का घोर लेते हैं, जस्ता का घोर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें धातु को डुबा देते हैं। इस लोहा पर चढ़ाए तो लोहा को डुबा देंगे, उसको अपने लेप लग जाएगा। लेप क्या होगा, लग जाएगा। इससे क्या होता है, इससे धातु का संक्षारण होने से बच जाता है, यानी धातु में जंग लगने से बच जाता है। समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला। खांसी बहुत हो गया। ऐसे में तुम लोग को पूछेगा एक तो क्या धातु और धातु खत्म होने वाला है, तो पूछेगा धातु और धातु में अंतर लिखो। तो धातु और धातु में तुम लोग को बहुत अंतर लिखा दिया ना, लिखा है। अगर 2 नंबर का आएगा तो बहुत कम अंतर लिखना है। अगर 5 नंबर का आएगा तो भौतिक अंतर और रासायनिक अंतर दोनों लिखना है। बता दिया ना, अब पूरा तुम लोग को लिखाए थे ना। एक बार जल्दी बता रहे थे, क्या बताए थे, धातु क्या बताए थे, धातु और धातु में अंतर। पहले भौतिक अंतर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, धातु और धातु में अंतर, धातु और धातु में अंतर। पहले बता रहे हैं भौतिक अंतर, क्या बता रहे हैं, भौतिक अंतर, भौतिक अंतर। तो बताए थे धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। पहले लिखना है क्या, धातु और धातु में निम्नलिखित अंतर होता है, ठीक है ना। अगर भौतिक अंतर पूछेगा तो भौतिक अंतर लिखना है, रासायनिक अंतर पूछेगा तो रासायनिक अंतर लिखना है। खाली बोल देगा अंतर लिखो, आप 5 नंबर या पूछ दिया तो दोनों को लिखना है, दोनों को लिखना है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो हम दोनों बताएंगे, दोनों बताएंगे। अगर 2 नंबर या पूछ दिया तो कोनो 2-3 को अंतर लिख देना है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो बता रहे हैं कि धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, पहले भौतिक अंतर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और धातु के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु विद्युत धनात्मक होता है और धातु विद्युत ऋणात्मक होता है। धातु तैन होता है और धातु तैन नहीं होता है। धातु आघात बढ़ता का गुण पाया जाता है और धातु भंगुर होता है। भंगुर बोले तो पीटेंगे तो चूर चूर, समझ तुम लोग आ गया ना। और आघात बढ़ता बोले तो पीटने पर चदरा बन जाए, यानी फैल जाए, क्या हो जाए, फैल जाए। समझ तुम लोग आ गया ना। फिर अगला अंतर लिखना है, क्या लिखना है, धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है और धातु विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद में ग्रेफाइट, अपवाद में ग्रेफाइट। फिर धातु उष्मा का भी सुचालक होता है और धातु उष्मा का कुचालक होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। फिर लिखना है धातु प्रायः कठोर होता है और धातु प्रायः मुलायम होता है। फिर धातु का घनत्व उच्च होता है और धातु का घनत्व निम्न होता है। धातु मजबूत होता है और धातु कमज़ोर होता है। धातु में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है जिसे धात्विक चमक कहते हैं और धातु में कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं पाया जाता है। धातु में एक विशेष प्रकार का ध्वनि पाया जाता है जिसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है और धातु में कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं पाया जाता है। समझ तुम लोग आ गया। धातु मुलायम धातु कठोर होता है
ठीक है ना, और धातु लगभग मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। अंतर लिख देगा आराम से। आप देख रहे हैं रासायनिक अंतर। क्या देख रहे हैं? रासायनिक अंतर। रासायनिक अंतर में क्या लिखना है? धातु धनायन होता है और धातु ऋणायन होता है। धातु धनायन होता है और धातु ऋणायन होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है, यानी हाइड्रोजन गैस देता है, और धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। हो गया ना। फिर लिखना है धातु अवकारक होता है और धातु ऑक्सीकारक होता है। समझ आ गया ना। धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु और हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है और धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। ये सब क्या हुआ? सब रासायनिक अंतर। समझ आ गया। 5 नंबर में पूछेगा तो टोटल लिख देना, जितना बोले थे सब लिख देना है। 2 नंबर में पूछेगा तो कोई 3-4 को अंतर लिख देना है। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला। चलो पहुँचाओ कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में, कार्बन एवं उसके यौगिक में। तो तुम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक को एक बार जाकर चैप्टर पूरा अच्छा पढ़ लेना, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन एवं उसका यौगिक में समझने वाला बहुत चीज़ है, ठीक है ना। रसायन यहाँ पर कार्बन तथा उसके यौगिक में पूछता है पीएससी नाम कैसे लिखें, संरचना सूत्र कैसे लिखें, संगणित सूत्र कैसे लिखें, तो काफ़ी। और फिर किसी का जो है मतलब समाव्यवस्था कैसे लिखा जाता है, ये सब समझने वाला है। तो तुम लोग एक बार जाकर देख लेना, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। मेरा फोटो पे क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ, सब वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाकर मेरा वीडियो खोजना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पूछ रहा है क्या, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है वो है साबुनीकरण क्या है। साबुनीकरण क्या है? या एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है, या एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है ना। तो साबुनीकरण क्या है? साबुनीकरण क्या है? तो लिखना है साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुनीकरण कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया ना। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। यहाँ पर ये सब लिख लो ना, है लिख रहा है ना, लिखल है। बोरा या एस्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है? तो एस्टीकरण से यह भिन्न है, क्योंकि एस्टीकरण से आप मार्जा बनाया था। क्या बनाया था? ठीक है ना। तो लिखना है या एस्टीकरण से आप मार्जा बनाया जाता है, जबकि लंबी देखें यहाँ पर, जबकि लंबी श्रृंखला वाला वसीय लवण से साबुन बनाया जाता है। तो यह इस प्रकार क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है साबुन उद्योग के उपोत्पाद का नाम बताएं। देख यहाँ पर अथवा में क्या लिखा हुआ? अथवा में क्या लिखा हुआ है? साबुन उद्योग के उत्पाद के नाम बताएं। साबुन बनाने के साथ और क्या बन जाता है? साबुन बनाने के साथ और क्या बन जाता है? जैसे तुम लोग अभी लगा दिया आलू, क्या लगा दिया? आलू तो लग गया ना। या कुछ लगाता है तुम लोग तो उसके साथ घासा सोना हो जाता है। तो उसको लगाए थे कि नहीं लगाए थे? वो अपने आप बन गया था तो हो गया उत्पाद। क्या हुआ? समझ तुम लोग आ गया ना। या उसी को बोलते हैं खरपतवार। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? खरपतवार। समझ तुम लोग आ गया। तो यहाँ बोल रहा है क्या? तो साबुनीकरण क्या है? तो हम जो बोले थे वही लिखना है। समझ आ गया ना। लेकिन पूछेगा साबुन उद्योग का उत्पाद का नाम लिखें। उत्पाद का नाम लिखें। या किस प्रकार निर्मित होता है, या किस प्रकार निर्मित होता है। तो जब हम साबुन बनाएंगे ना तब उसमें उत्पाद के रूप में बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है? तो लिखना है साबुन उद्योग में साबुन के उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल बनता है। समझ आ गया ना। अब पूछ रहा है क्या? या किस प्रकार निर्मित होता है, या किस प्रकार निर्मित होता है। तो लिखना है जब तेल या वसा को, और तेल और वसा क्या है? तो लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल ना है। तेल और वसा क्या है? तो लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल। तो लिखना है जब लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल अर्थात तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। बस हो गया। समझ आ गया ना। तो पूछेगा साबुन का उत्पाद क्या है? तो लिखना साबुन का उत्पाद ग्लिसरॉल है। पूछेगा यह किस प्रकार बनाई जाती है? तो लिखना है जब लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल यानी तेल तथा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। बस हो गया। 2 नंबर में कितना लिखना है? समझ आ गया ना। लेकिन पूछेगा साबुनीकरण क्या है? तो लिखना है साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया ना। चलो अगला इंपॉर्टेंट है समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाना है। समजातीय श्रेणी क्या है बता रहा है। देखिए यहाँ पर
वैसा कार्बन, देखिए यहाँ पर, वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रेणी, वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रेणी जिसे एक ही क्रियाशील समूह के द्वारा लिखा जाता हो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रेणी जिसे एक ही क्रियाशील समूह के द्वारा लिखा जाता हो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। और दो लगातार समजातीय श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अब बोल रहा है एग्जाम्पल देने, क्या बोल रहा है? तो चलो एग्जाम्पल दे लेते हैं, किसी एगो ले लेते हैं, कोई एक ठो हम क्रियाशील समूह ले लेते हैं, क्रियाशील समूह। और तुम लोग बोला क्रियाशील समूह क्या है, तो बताए थे अल्कोहल OH, बताए थे ये क्रियाशील समूह है। CHO यानी एल्डिहाइड, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, CO यानी कीटोन, COOR यानी एस्टर, खाली O यानी ईथर। ये सब क्या है? ये सब है क्रियाशील समूह। क्या है? तो किसी एगो को ले लेते हैं, तो चलो मान लो कि हम ले लिए क्या, तो हम मान लो आके मिटा तो हम इधर करते हैं, इधर मिटा। चलिए यहाँ ध्यान दे, चलो मान लो हम क्या ले लिए, तो मान लो कि एगो हम ले लिए हैं, चलो एगो हम ले लिए क्या, तो एक ठो क्रियाशील समूह ले लिए क्या, तो ले लिए अल्कोहल। क्या ले लिए? अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? अल्कोहल का सूत्र होता है क्या, तो CnH2n+1OH। ये क्या हो गया? अल्कोहल। क्या हो गया? अल्कोहल का सूत्र हो गया। यानी खाली CnH2n+1 बोलेंगे तो ये होता है क्या, तो ये होता है एल्किल। क्या होता है? होता है ना, या इसी को बोलते हैं अल्काइल। क्या बोलते हैं? लेकिन उसमें OH लगा दिए तो हो गया अल्कोहल का सूत्र। क्या हो गया? अब इसका हम सूत्र लिख रहे हैं, अगर कार्बन लेंगे एगो कार्बन लेंगे, कार्बन क्या लेंगे? एगो लेंगे तो जाएगा C1, यहाँ पर एक लेते हैं, 1 गुना 2 और 1 जोड़ देते, कितना हो गया? 3 ना हो गया। तो CH3 और यहाँ OH का OH एक लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। फिर अगर यहाँ 2 लेंगे तो जाएगा C2, यहाँ 2 ले, 2 दूनी 4 और 1 5, और OH का OH उसी प्रकार यहाँ ले 3 तो जाएगा C3 होगा रे, और यहाँ ले 3 तो 3 दूनी 6 और 1 7, और OH का OH। तो देखिए यहाँ पर सभी क्या है? सभी एक ही क्रियाशील समूह के द्वारा लिखा गया है, दिखाई दे रहा है ना। तो क्या बोले, तो वैसा कार्बनिक यौगिक का श्रेणी, जो एक ही क्रियाशील समूह के द्वारा लिखा जाता हो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। और इसमें दो लगातार समजातीय श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर देख लेते हैं, चेक करके CH2 का देखते हैं, CH2 का अंतर होता है कि नहीं। चलो देख, अंतर कर दो लगातार के बीच, यहाँ नहीं करेंगे, लगातार। क्या बोले, तो अंतर कर कार्बन 2 में से एगो कार्बन गया तो क्या गो है गड़ा कर, कार्बन 2 में से एगो चल गया तो एगो कार्बन, 5 गो हाइड्रोजन में से एगो 3 गो हाइड्रोजन चल गया तो क्या हाइड्रोजन, और O में से O खत्म, H में से H, तो देख CH2 का अंतर हो गया। तो तुम लोग को OJT में भी क्वेश्चन आ सकता है कि समजातीय श्रेणी के दो लगातार श्रेणी के बीच कितना का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। चलो यहाँ भी देख लेते हैं अंतर करके, 3 में से 2 गो गया एगो कार्बन, 7 में से 5 हाइड्रोजन गया 2 गो, O में से O गया खत्म, हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन गया खत्म, CH2 का अंतर हो गया। समझ तुम लोग आ गया। तो समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं लिख देगा। चलो अगला देख, अगला इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग देखो यहाँ पर IPSC नाम कैसे लिखते हैं, संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं, संरचना सूत्र से IPSC नाम कैसे लिखते हैं, संगणित सूत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, समावयवता को कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ब्यूटेन का कितना समावयवता होता है उसको कैसे लिखा जाता है, सब अगर सीखना है पूरा डिटेल में तो मेरा कार्बन तथा उसका यौगिक वाला केमिस्ट्री तुम लोग फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ और उसमें केमिस्ट्री पर क्लिक करना है, ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री और चैप्टर पर क्लिक करना है, ठीक है ना, तो चल जाएगा। तुम लोग खोजना चैप्टर नंबर 4 जाके देखना, उसमें मिल जाएगा। तो कार्बन तथा उसका यौगिक उसमें जाके देख लेना, काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, साबुन और अपमार्जक में विभेद करो, यानी साबुन एवं अपमार्जक में अंतर क्या है, अंतर क्या है ये लिखना है, यह क्या है लिखना, ठीक है ना। देखें यहाँ पर दोनों, देखें यहाँ पर, यहाँ और यहाँ सेम टू सेम है ना। यहाँ पर देख क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ भी बोल रहा है साबुन और अपमार्जक में विभेद करो, और यहाँ भी बोल रहा है रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन और अपमार्जक में विभेद करो। तो दोनों अंतर है ना, खैर रासायनिक संरचना जोड़ दिया है ना। तो चलो साबुन एवं अपमार्जक में अंतर देखते हैं, क्या देखते हैं। तो पहला अंतर क्या होगा, पहला अंतर हो जाएगा
साबुन कैसे बनता है और अपमार्जक कैसे बनता है वह लिख दे, हो गया पहला अंतर। वो क्या हो गया? पहला अंतर। समझ तुम लोग आ गया ना? तो बताए थे तुम लोग क्या? तो बताए थे साबुन कैसे बनता है। बताए थे साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल यानी तेल तथा वसा को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो साबुन बनता है। समझ तुम लोग आ गया? यानी साबुन क्या है? तो साबुन लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल का व्युत्पन्न लवण है, व्युत्पन्न लवण है। समझ तुम लोग आ गया? तो पहला ही लिखना है। और अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है वो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम का लवण है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम का लवण है। समझ तो आ गया? तो पहला अंतर ही हो गया। साबुन में पहला अंतर क्या लिखना है? तो लिखना है या लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल के सोडियम लवण है, सोडियम। पहला अंतर बता रहे हैं। पहला अंतर में क्या लिखना है? साबुन में लिखना है कि यह लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल का सोडियम लवण है। और बेंजीन में लिखना है यह बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम लवण है। समझ तो आ गया ना? दूसरा अंतर लिखना है कि साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, झाग नहीं देता है, लेकिन अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ भी झाग देता है। ठीक है। अगला अंतर लिखना है कि साबुन जो है कम प्रदूषण फैलाता है और अपमार्जक जो है वो अत्यधिक प्रदूषण फैलाता है। अपमार्जक तुम लोग समझ रहे हैं? डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, सल्फाल पाउडर जो होता है, ठीक है ना? तो अपमार्जक जो है अत्यधिक प्रदूषण फैलाता है। समझ तुम लोग आ गया ना? और अंतर लिखना चाहेगा, 3 अंतर बता दिए ना? 3 अंतर बता दिए हैं। और अंतर लिखना चाहेगा तो सूत्रवा लिख सकता है। क्या लिख सकता है? सूत्रवा है। सूत्रवा यहाँ लिखा हुआ है ना। साबुन का सूत्र क्या होता है? तो साबुन का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर CN, ठीक है ना? या यहाँ पर कोई लिख दे, यहाँ 17 लिख दे, और 17 दूनी 34 है 1 35। बताए थे ना? ये क्या हो गया? तो योग में अगर 17 दूनी 34 1 35। तुम लोग बताए थे साबुन का जो है बनता है पामेटिक अम्ल, अस्टेरिक अम्ल बताए थे, पामेटिक है, ठीक है ना? अस्टेरिक है, ठीक है ना? तो बताए तो यहाँ पर लिख देना, और लिख देना यहाँ पर COONA। ये हो गया सोडियम का साबुन का सूत्र, साबुन का सूत्र। और सल्फोनेट वाला लिखना है तो लिख देना है, इसमें कोनो एक ठो लिख देना है, ठीक है ना? जैसे मान लो लिख दिए हम, क्या लिख दिए? C12 और H25, H25। और ये क्या है? सल्फोनेट का लवण है, सल्फोनेट का लवण है। तो SO3 सल्फोनेट का सोडियम लवण है, तो Na दे देना है, ठीक है ना? ये लिख देगा तो ये हो जाएगा मेरा सल्फोनेट अपमार्जक का सूत्र, और ये लिख देगा तो ये हो जाएगा साबुन का सूत्र। और साबुन का हम तुम लोग को और सूत्र बताए थे ना? अगर वो सब जानना है तो तुम लोग को कार्बन तथा उसके यौगिक में जाओ, उसमें डिटेल से हम बताए हैं ना? समझ गए तुम लोग? लेकिन पहला अंतर क्या लिखना है? जो पहला 3 को अंतर बताए थे ना वही लिखना है। समझ तुम लोग आ गया ना? उसके बाद अगर इसको लिखना है तो लिख, अगर भूल गए तो छोड़ दे। समझ तुम लोग आ गया ना? लेकिन जो 3 को हम पहले बताए थे साबुन कैसे बनता है, तो साबुन क्या था? तो साबुन लंबी श्रृंखला वाला वसीय अम्ल के सोडियम का व्युत्पन्न लवण है। और अपमार्जक जो है बेंजीन सल्फोनेट के सोडियम का व्युत्पन्न लवण है। साबुन जो है कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग आसानी से दे देता है। साबुन कम प्रदूषण फैलाता है, अपमार्जक अत्यधिक प्रदूषण फैलाता है। यही 3 को मेन अंतर हो गया। समझ तुम लोग आ गया ना? चलो अगला है इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए, उदाहरण के साथ समझाइए, ठीक है ना? या चलो देखो, तो हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाना है, उदाहरण के साथ समझाना है। यही बोल रहा है हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाओ। तो सिंपल बात है, इसका नाम है, छिपल है इसका परिभाषा, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सिंपल हो गया। जैसे बोले थे साबुनीकरण क्या है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। उसी प्रकार हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब बोल रहा है क्या? उदाहरण के साथ समझाएं। तो कोई उदाहरण दे देना है, कुछ उदाहरण जैसे दे देना है, क्या जैसे दे दो, क्या दे दो? CH4 ना दे देंगे, दे दो क्या? तो लिख दो यहाँ पर C2H4, या लिख दो क्या? F, याद आंदे कुछ भी लिख दो। मेथेन लिख दिया है, एथेन लिख दो, प्रोपेन लिख दो, ब्यूटेन लिख दो। ब्यूटेन लिखने से क्या हो जाएगा? C4H10 ना हो जाएगा? तो कुछ एग्जांपल दे देना है, कुछ एग्जांपल। और इसमें क्या है? इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ना है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बनने वाला यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब देखें यहाँ अथवा में क्या लिखा हुआ? अथवा में लिखा हुआ है विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के नाम उदाहरण सहित लिखिए, उदाहरण सहित
तो हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का अब देख इस प्रकार पूछेगा, तब नीचे वाला पूछेगा तो किस तरह लिखना हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों का एग्जाम्पल एक के दे दिया है, लेकिन एक ना नीचे वाला पूछेगा कि बताओ कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन का नाम उदाहरण सहित लिखिए। तो लिखना है कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। पढ़ाए थे ना, एक संतृप्त एक असंतृप्त। क्या लिखना है, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त और एक क्या असंतृप्त। संतृप्त को बोलते हैं एल्केन, क्या बोलते हैं, और असंतृप्त को बांटते हैं 2 भाग में, एक को बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं एल्कीन, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं एल्काइन, क्या बोलते हैं। इसी तरह लिखना है, ठीक है ना। एल्केन का सूत्र क्या, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, इसमें 2 गायब कर देते CnH2n, इसमें 2 और गायब कर देते CnH2n-2 हो गया। अब बोला इसका उदाहरण दो, इसका उदाहरण तो कोई इसका एक उदाहरण दे दे। मान लो यहाँ कितना कार्बन ले लेते हैं, इसका यहाँ पर मान लो 4 कार्बन लेते हैं, 4 कार्बन लेते हैं तो हो जाएगा ब्यूट, क्या हो जाएगा, और इसमें लगता है N, लगता है ना, तो 4 को देंगे तो C4, यहाँ 4 4 दूनी 8 और 2 10, उदाहरण हो गया। इसमें 4 को देंगे तो क्या होगा C4, यहाँ 4 दे 4 दूनी 8, तो ये हो गया ब्यूटीन, क्या हो गया ब्यूटीन। और यहाँ पर 4 देंगे तो क्या हो जाएगा C4, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, ये हो गया ब्यूटाइन, क्या हो गया ब्यूटाइन। और कैसे इसमें आयन दिए, कैसे इसमें इन दिए, कैसे इसमें एन दिए, ये सब समझना है। तो कार्बन तथा उसका यौगिक वाला चैप्टर पर देखो कैसे ब्यूट लिखे, क्यों ब्यूट लिखे, तो 4 कार्बन को हम ब्यूट लिखते हैं, बताए थे ना। चलो अगला देख, अगला है हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो सिंपल है। साबुनीकरण क्या है, तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजनीकरण क्या है, तो हाइड्रोजन का किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया कराना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। समझ आया, हाइड्रोजन का किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया कराना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। अगला बोल रहा है इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना। तो इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, तो बताए थे कि हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, पढ़ाए थे। तो लिखना है इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है कि इसके द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है। बस 2 नंबर मिल जाएगा, समझ आ गया तुम लोग को। और कौन उत्प्रेरक के उपस्थिति में, तो निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में, पढ़ाए थे ना। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, समझाते श्रेणी तो बता दिए थे ना, हो गया था ना। अगला है समाव्यवता क्या है। समाव्यवता क्या है, तो समाव्यवता तुम लोग को बताए थे। समाव्यवता क्या है, तो बताए थे क्या, तुम लोग को बताए थे, यहाँ दंड। समाव्यवता क्या है, समाव्यवता क्या है, तो बताए थे। देख यहाँ पर बोले थे वैसा, देख यहाँ पर जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, ठीक है ना, उसे समावयवी कहते हैं। पूछेगा, देख यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोला समावयवी किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा जिसका, क्या लिखना है, वैसा कार्बनिक यौगिक, समझ ऐसे लिखना है। पूछेगा तुम लोग को समावयवी किसे कहते हैं, ठीक है ना, या समाव्यवता किसे कहते हैं, तो बोलना है क्या, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी कहते हैं और इस घटना को समाव्यवता कहा जाता है। समझ तुम लोग आया। पूछेगा समावयवी किसे कहते हैं, तो खाली वहीं तक लिखना है। लेकिन पूछेगा समाव्यवता किसे कहते हैं, तो लिखना है क्या, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे समावयवी कहते हैं और इस घटना को समाव्यवता कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। अब बोलेगा इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण दे देना है तुम लोग को ब्यूटेन का। किसका देना है, ब्यूटेन का उदाहरण देना है। क्या देना है, तो लिख देना है, क्या लिख देना है C4H10। अब इसका देख कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो कार्बन 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे बोलना, इस तरह भी लिख सकते हैं ना। और इसको लिख सकते हैं किसी तरह, क्या, और हम इसको किसी तरह लिख सकते हैं। तो इसको हम चाहेंगे किसी तरह लिखना तो लिख पाएंगे, इसको हम इस तरह लिख देंगे,
तो ब्यूटेन को और चाहेंगे तो अगर चाहेगा तो इस तरह लिखना थी, तो के हो गया ना, हो गया 4 गो, तो फिर इसमें आ जाएंगे यानी अब इसको लिखना संभव ना है, इसको लिखना संभव, यानी ब्यूटेन का 2 गो समाप्ता है, ब्यूटेन का 2 गो, तो ब्यूटेन का 2 समाप्ता होता है, वो ये वाला एक ठो ये वाला, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल है सीधे है, तो नॉर्मल ब्यूटेन, इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। समझ तो आ गया। अब देख इसमें भी देखेगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है ना, इसमें भी देखेगा तो 1 2 3 4 कार्बन है ना। अब तुम बोलेगा इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तुम लोग चिपकाने जानता है ना, 4 सेल को पुराना है ना, तो देख इसमें क्या हाइड्रोजन लगेगा जल्दी बता दे, तो इसमें लगेगा 1 गो है करता है बॉन्डवा है ना, तो 3 गो और दे दे, होगा। ऐसे नहीं देगा तो इस तरह दे दे 1 2 3, इसमें क्या गो लगेगा, तो 1 गो इधर है तो 2 गो दे देंगे ना। इसमें भी क्या गो लगेगा 2 गो, इसमें क्या लगेगा 3 गो लगेगा, क्योंकि 4 पुराना होता है। कितना पुराना होता है, 1 2 3 4 हो गया ना। इसमें क्या गो लगेगा, तो 3 गो, 1 गो 2 गो 3 गो, इसमें क्या गो लगेगा, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड है ना करता है, 1 गो और दे दे तो 4 बॉन्ड हो गया। इसमें क्या गो लगेगा, तो 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और दे, तो 3 गो हाइड्रोजन 3 गो। इसमें क्या गो लगेगा, 1 गो 2 गो 3 गो, देख ले कार्बन क्या गो हुआ 4 गो, हाइड्रोजन क्या गो तो गिन ले 10 गो, हो गया ना। इसमें भी देख कार्बन क्या गो हुआ 4 गो, हाइड्रोजन गिन ले 10 गो होगा ना। देख यहाँ पर तो अणुसूत्र दोनों समान हो गया, इसका भी यही और इसका भी यही, लेकिन इसका संरचना सूत्र अलग अलग ना हो गया। इसको बोल रहा है नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसको बोल रहा है आइसो ब्यूटेन, तो संरचना सूत्र अलग हो गया ना। इसी को बोलते समावयवी, इस घटना को बोलते हैं समावयवता। इसे समझना अगर तुम लोग को अच्छा से और एग्जाम्पल से, तो तुम लोग वही कार्बन तथा उसका यौगिक वाला चैप्टर मेरा जाके अच्छा से देखो। चलो समझ आ गया। चलो अगला अभिक्रियाशील समूह तुम लोग जानबे करता है। अभिक्रियाशील समूह क्या है, तो वैसा क्रियाशील समूह जिस पर यौगिक का संपूर्ण गुण निर्भर करता है उसे अभिक्रियाशील समूह कहा जाता है। जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ईथर, इसे जानबे करता है ना। चलो अगला देख, अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट तुम्हारा है किण्वन क्या है। किण्वन क्या है, इथेनॉल की प्राप्ति में किण्वन का अनुप्रयोग किस प्रकार होता है, ठीक है ना, या किण्वन किस ताप पर होती है, किण्वन क्रिया किस ताप पर होती है, या बोल रहा है अथवा में बोल रहा है इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से करे। इथेनॉल की प्राप्ति किण्वन विधि से, तो पहले समझते हैं किण्वन क्रिया क्या है, यानी किण्वन किसे कहा जाता है, किण्वन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है किण्वन जब होगा ना, तो किण्वन होता क्या पता है, किण्वन जब होता है तो किण्वन में क्या होता है, किण्वन में हम सूक्ष्मजीव का उपयोग लेते हैं, सूक्ष्मजीव का उपयोग लेते हैं। और सूक्ष्मजीव में भी किसका, तो ईस्ट का, किसका लेते हैं, ईस्ट का लेते हैं। तुम लोग को पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे पढ़ा रहे थे तुम लोग क्या, एक तो पढ़ाए थे बाबी शोषण, एक पढ़ाए थे अबाबी शोषण पढ़ाए थे ना। तो अबाबी शोषण जो हो रहा था वो किसमें हो रहा था, ईस्ट में हो रहा था, और ईस्ट में जो होता था उसको बोलते थे किण्वन बोलते थे ना। तो लिखना है सूक्ष्मजीव के उपस्थिति में, सूक्ष्मजीव के उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक को, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना कार्बनिक यौगिक को नए यौगिक में बदल देना, नए यौगिक में क्या बोलना है, लिखना है सूक्ष्मजीव के उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक को एक नया यौगिक में बदल देना किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। समझ आ गया ना। और इस प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है या किण्वन क्रिया कहा जाता है। इथेनॉल को किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है, इथेनॉल को किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, तो गन्ना के रस से बनता है चीनी। चीनी सूत्र क्या होता है, तो चीनी सूत्र होता है C12H22O11 लेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसको जो हम कराएंगे क्या, इसको कराएंगे हम किण्वन, क्या करेंगे किण्वन। किण्वन होता है ईस्ट में, कहाँ होता है ईस्ट में, यानी सूक्ष्मजीव के रूप में लेंगे ईस्ट, क्या लेंगे, इसको कराएंगे जल से अभिक्रिया, जल से जैसा अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा क्या C6H12O6, फिर C6H12O6। लेकिन दोनों का सूत्रवा सामान्य हो गया ना, हो गया। तो एक को बोलेंगे ग्लूकोज और एक को बोलेंगे फ्रक्टोज, ये क्या हो गया, समव्यवस्था हो गया ना, हो गया। अनुसूत्र समान है लेकिन दोनों नाम अलग अलग है ना, तो समव्यवस्था ना हो गया। तो एक को बोलेंगे ग्लूकोज, एक को बोलेंगे फ्रक्टोज, समझ तुम लोग आ गया ना। फिर एक को पकड़ेंगे, इससे एक को पकड़ ले C6H12O6 को ले लिए ना,
फिर इसको करेंगे क्या, किण्वन। क्या करेंगे, इसको किण्वन करेंगे, ठीक है ना, ईस्ट के उपस्थिति में, ईस्ट के उपस्थिति में करेंगे, ठीक है ना। तो क्या मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। तो जब इसका किण्वन करेंगे ईस्ट के उपस्थिति में तो बन जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, बस बन गया इथेनॉल। समझ तो लोग आया। तो ये बनता है कौन विधि द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा। यहाँ लिख देना है किण्वन, क्या लिख देना है, किण्वन। समझ तुम लोग आ गया। तो यही लिखना है। और तुम लोग को इसको 5 नंबर में पूछेगा तो बताया तो पूछेगा कि किण्वन, पूछेगा इथेनॉल बनाने का विधि को लिखें। अब प्रयोग अथी, और उसके बाद पूछेगा तुम लोग को क्या पूछेगा, व्यापारिक विधि द्वारा। 5 नंबर में अगर तुम लोग को पूछेगा तो पूछेगा व्यापारिक विधि के द्वारा इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है ना, और इससे क्या हानि होता है, इतना पूछेगा 5 नंबर में। तो ये तुम लोग को हम बता दिए हैं। तुम लोग को VVI दीर्घोत्तरीय करवा रहे थे साइंस का, उसमें भी मिल जाएगा तुम लोग को। या तुम लोग को जब हम पढ़ेगा कार्बन तथा उसका यौगिक पढ़ेगा तो उसमें हम काफ़ी अच्छा बता दिए ना। ऐसे पूछेगा किण्वन क्या है तो बोलना है किण्वन क्या है, तो बोलना है सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक को नया यौगिक में बदलना किण्वन कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और इस प्रक्रिया को किण्वन क्रिया कहा जाता है, किण्वन क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। और किण्वन के द्वारा इथेनॉल कैसे बनाते हैं, तो लेते हैं हम चीनी, क्या लेते हैं, और उसको जल से अभिक्रिया कराते हैं ईस्ट के उपस्थिति में, तो बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जब उसको एगो को हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज को यहाँ लेके उसको किण्वन करते हैं ईस्ट के उपस्थिति में, तो बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल, C2H5OH। समझ तुम लोग आ गया। और इथेनॉल क्या है, पेय पदार्थ है, यानी पीने वाला दरुआ। समझ आ गया ना। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट है चलो अगला देखो 48 नंबर। कितना नंबर, 48 नंबर। क्या बोल रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है ना। पहले बताना है कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम क्या होता है। उस एंजाइम का नाम दीजिए जो गन्ना को किण्वन प्रक्रम के द्वारा इथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं। बताइए किए हैं, बताए ना। तो पहले लिखना है कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम क्या है, एक उत्प्रेरक है। क्या है, हम लोग के शरीर में भी क्या होता है, एंजाइम बहुत सारा है जो भोजन का क्या करता है, पाचन करता है ना। तो पूछ रहा है एंजाइम क्या है, एंजाइम तो लिखना है क्या, वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। जैसे हम लोग को भोजन शरीर में चल गया तो उसको जैव रासायनिक करने के लिए, उसको पचाने के लिए किसका उपयोग होता है, एंजाइम किसका होता है। तो लिखना है कि उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम क्या है, तो लिखना है वे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए आवश्यक होता है उसे एंजाइम कहते हैं। अब बोल रहा है कि उस एंजाइम का नाम दीजिए जो गन्ना को किण्वन प्रक्रम के द्वारा एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है। तो तुम लोग को बताए थे तुम लोग को क्या कि गन्ना का सूत्र यानी चीनी होता है, गन्ना का सूत्र क्या होगा, तो होगा C12H22, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं चीनी। क्या बोलते हैं, चीनी। और इसका करते हैं हम क्या, तो यहाँ पर लेते हैं इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है ना। और कौन एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ एंजाइम नहीं लिखे हैं, यहाँ एंजाइम लिख देते हैं इनवोल्टेज। क्या लिखते हैं, इनवोल्टेज। पहले रहते हैं इनवोल्टेज नाम है एंजाइम, और ये क्रिया होता है ईस्ट में। कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो बनता है क्या, C6H12O6, फिर बनेगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है ना। फिर एगो को किसी को पकड़ लेंगे ना एगो को। आप क्या कराएंगे, इसका कराएंगे फिर अभिक्रिया। क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। अब कराएंगे किण्वन। और किण्वन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, यानी अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं देना है। और ये क्रिया होगा ईस्ट में। कहाँ पर होगा, और कौन एंजाइम आएगा, तो अब आएगा जाइमेज एंजाइम। कौन आएगा, जाइमेज नामक एंजाइम आएगा और ईस्ट में होगा। कहाँ पर होगा, ईस्ट में होगा। कौन विधि होगा, किण्वन विधि। कौन होगा, किण्वन विधि के द्वारा। ये क्या होगा, इथेनॉल में बदल जाएगा, ठीक है। तो यही बन गया। समझ तुम लोग आया। तो बोलेगा लिखने तो लिख देगा ना। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, उस एंजाइम का नाम दीजिए जो गन्ना को किण्वन प्रक्रम के द्वारा इथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो लिखना है उस एंजाइम का नाम इनवोल्टेज तथा जाइमेज है। ये सब नहीं लिखना है, ये सब पूछा है क्या, लिखने नहीं बोला, खाली बोला एंजाइम का नाम लिखो। तो हम समझाने के लिए तुम लोग को इतना लिख दिए ना कि कभी तुम लोग को बोला कैसे बनता है तो सूत्र इस तरह जानेगा, लिखने तब नहीं लिखेगा। बोलेगा व्यापारिक विधि के द्वारा इथेनॉल कैसे बनाया जाता है। तो लिखना व्यापारिक विधि के द्वारा इथेनॉल की प्राप्ति गन्ने के रस से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। 5 नंबर ये बता रहे हैं,
55 पूछा कैसे लिखना है कि पूछेगा इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, तो लिखना है कि व्यापारिक विधि के द्वारा इथेनॉल की प्राप्ति गन्ने के रस से किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है, किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है तो लिखना है इस तरह, पूरा डिटेल में लिख देना है, पूरा डिटेल में इस तरह लिख देना है। अब बोलेगा इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में होता है, इसका उपयोग सिरप में होता है, इसका उपयोग टॉनिक में होता है, जितना भी दवा हुआ होता है ना उसमें मतलब अल्कोहल का यूज किया जाता है थोड़ा मात्रा में, ठीक है ना। तो इसका उपयोग सिरप के रूप में, इसका उपयोग टॉनिक के रूप में, इसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में, इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में। अब इससे हानि क्या क्या होता है, इसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो प्रभाव में लिखना है क्या कि इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति पी लेने पर क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। क्या होता है, ज़्यादा पी लेगा तो क्या करेगा, नागिन डांस करेगा, ठीक है ना। तो इससे व्यक्ति क्या होता है, मूर्छित हो जाता है, यानी कभी कभी बेहोश हो जाएगा, रोड पर पड़ रहेगा, ठीक है ना, यानी मूर्छित हो जाता है। इससे व्यक्ति व्याकुलता हो जाता है, क्या होता है, व्याकुलता यानी परेशान में रहेगा, क्या रहेगा, परेशान में रहेगा, ठीक है ना। और ज़्यादा यहाँ ध्यान दे, इससे क्या होता है, इससे मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, क्या होता है, यानी तुमको तनाव में रहेगा, क्या रहेगा, तनाव में रहेगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे जिगर भी तुम्हारा यकृत समझ रहा है ना, लिवर, इससे लीवर खराब भी होता है। तो सब हो गया प्रभाव, क्या हो गया, और इससे तुमको आलस होगा, क्या होगा, आलस होगा, ठीक है ना। ये सब लिख देना है प्रभाव में, क्या लिखना है, तो 55 में इसी तरह लिखना है जो बताए थे उस तरह, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूछा था एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया कराने में आवश्यक होता है। और बोल रहा है क्या, यहाँ बोल रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखे जो किण्वन परिक्रम द्वारा इथेनॉल को प्राप्ति होता है। तो 2 एंजाइम, एक ठो इनवर्टेज, एक ठो जाइमेज, समझ आ गया ना, एक ठो इनवर्टेज, एक ठो जाइमेज। चलो अगला है क्या, अगला इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। हमको लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, कितना घंटा हुआ, 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट हो गया। चलो अगला जल्दी जल्दी देख। अच्छा तुम लोग को इसमें 55 भी कितने बता दिए ना, बता दिए हैं। चलो चलिए यहाँ ध्यान दे। अच्छा तुम लोग का क्वेश्चन आएगा कि बताओ कार्बन अथी पूछेगा क्या, कार्बन इतना अधिक यौगिक का निर्माण, कार्बन पूछेगा कार्बन जो है, कार्बन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण क्यों करता है, लगता है ना, कार्बन क्यों करता है, कार्बन खाली कितने यौगिक का निर्माण करता है, नहीं करता है। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ते जाओ, बन रहा है, नहीं बनता है। पूछा है कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक का निर्माण क्यों करता है, तो लिखना है क्या, पहले लिखना है क्योंकि पहला लिखना है कार्बन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करने का निम्नलिखित कारण है। पहला कारण में लिखना है कि कार्बन में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण मतलब समझ रहा है, जैसे तुम लोग देखता है सिक्का देखता है ना, जोड़ले चल जाए सिक्का लंबा होते जा रहा है। तुम लोग सापाला खेलता होगा, तुम लोग गेम आता है, उसमें जाता खाता है तो सपा बड़ा होते जाता है। उस प्रकार कार्बन को जोड़ते जा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन जोड़ते जा, नया पदार्थ बन रहा है ना। इस प्रकार किसी में गुण नहीं पाया जाता है, किसी में गुण नहीं पाया जाता है, सिर्फ ये कार्बन में ही पाया जाता है। तो लिखना है पहला कारण क्या लिखना है कि कार्बन में ही श्रृंखलन गुण पाया जाता है। और दूसरा लिखना है क्या, कार्बन का संयुक्ता 4 गो होता है, 4 गो होता है तो किधर से लटक गया, पकड़ ले, झूलल है ना, तो कार्बन की संयुक्ता 4 होता है, ये लिखना है, ठीक है। चलो अगला पहुँचते हैं लास्ट चैप्टर में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना। तो चलो इसमें पहुँचते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा क्या पता है, जैसे पूछेगा क्या आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो पहला अंतर क्या है, तो पहला अंतर यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है वो परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर में आएगा, पहले हम 5 नंबर ये बता देते हैं। तो 2 नंबर आएगा तो 2-3 को अंतर लिख देना है, ना लिख देगा, अरे 5 नंबर जब बता देंगे तो बहुत तो बता देंगे ना, तो 2 नंबर आराम से लिख लेगा, ना लिख लेगा। 2 नंबर में कम लिखना है, 5 नंबर में ज़्यादा लिखना है। तो पूछेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, ठीक है। 5 नंबर तुमको मिलेगा लास्ट में, 5 नंबर में मिलेगा अंतर, 2 नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर के लास्ट में पहुँच यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लास्ट में पहुँच तो अंतर मिलेगा, ठीक है ना। तो हम कुछ अंतर बताते हैं, क्या बताते हैं, तो लिखना है पहला अंतर क्या होगा, तो लिखना है मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु, क्या लिखना है, मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, समझ आ गया पहला अंतर। फिर अगला अंतर लिखना है क्या, अगला अंतर लिख रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 8 है, वर्ग संख्या कितना है 8 है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 18 है, यानी खड़ा लाइन
18 गो है, वर्ग संख्या कितना है 18 है। फिर लिखना है, अगला अंतर लिखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक का कोई जगह नहीं दिया गया था, समस्थानिक को कोई जगह नहीं दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक का भी जगह दिया गया है। समझ आ गया ना। फिर अगला अंतर और लिखना चाहेगा तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस, मेंडलीव का आवर्त सारणी जब गया था ना तो उस समय उत्कृष्ट गैस तो समझ रहा है ना, उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के समय उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस का खोज हुआ है, इसलिए उत्कृष्ट गैस का भी स्थान दिया गया है। समझ तुम लोग आ गया। और अंतर लिखना चाहेगा तो लिख सकता है कि रासायनिक रूप से असमान तत्व के साथ रखा जाना। मेंडलीव क्या था, मेंडलीव बताया था क्या कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन वो अपना द्रव्यमान को गलत कर दिया, कहीं कहीं ना कर दिया। आर्गन का भार ज़्यादा है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 है और भार कितना है 40 लगभग, और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है और भार उसका लगभग 39 है। तो पहले मेंडलीव का आवर्त सारणी के अनुसार पहले किसको लिखना चाहिए, पोटेशियम को कम भार रखो, उसके बाद आर्गन को ज़्यादा भार रखो। लेकिन मेंडलीव खुद जो है पहले आर्गन को लिख दिया यानी ज़्यादा भार रखो, उसके बाद पोटेशियम यानी कम भार रख लिखा, तो अपने नियम को गलत कर दिया, नहीं कर दिया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में असमान तत्व को साथ में रख दिया, क्या रख दिया, ठीक है ना। यानी पहला असमान तत्व नहीं लिखना है। मेंडलीव के आवर्त सारणी, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अपने ही नियम को कई जगह गलत साबित कर दिया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कहीं पर गलत नहीं है। फिर लिखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में असमान तत्व समझ रहा है जिसका गुण नहीं मिल रहा है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में असमान तत्व को एक साथ रखा गया है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में असमान तत्व को एक साथ नहीं रखा गया है। तो ये सब अंतर काफ़ी अंतर बता दिए हैं। अगर 2 नंबरिया पूछेगा तो 2-3 अंतर लिखना है, 5 नंबरिया पूछेगा तो 5-6 अंतर लिख देना जितना बताया था। समझ तुम लोग आ गया। तो यह हुआ अंतर, क्या हुआ अंतर, समझ आ गया। तो इतने पूछेगा तो 2 नंबरिया निपटा दिए हैं। 5 नंबरिया तुम लोग को हम ऐसे बता दिए। 5 नंबरिया का फिजिक्स का एक अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, VVI का बना हुआ है ना। अब लेकर आएंगे बायोलॉजी, किसका लेकर आएंगे, बायोलॉजी का लेकर आएंगे। उसके बाद फिर हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर सिविक्स का, बारी बारी चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, जल्दी तुम लोग शेयर कर। अभी तुम लोग वीडियो बंद करने से पहले तुम लोग जितना हो सकता है शेयर कर सबके पास, ठीक है। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया।